हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लास्ट लेक्चर। एक पार्ट छूटा हुआ था, पहले मैंने सोचा रिकॉर्डेड देंगे, पर उसको बेटा आपको लाइव ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे आज कुछ क्वेश्चंस कराने हैं इस चैप्टर के टॉपिक को कंप्लीट करके। तो आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो बता दो थोड़ा गला खराब है। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है बता दो, है ना। और उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं जो पार्ट है। तो एक बार डिस्कस करते हैं जल्दी से। आवाज आपको आ रही है, मैं विजिबल हूं, ओके लिखो। स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये लेट वाले घर चले जाओ, है ना। और दूसरे वो जो ये कह रहे हैं कि सर मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट होना था, तो क्या हो गया बेटा, एक दिन ही तो लगा एक्स्ट्रा, है ना। पूरा पढ़ोगे तो समय लगेगा, ऐसे थोड़ी है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, समय लगता है बेटा हर चीज के लिए, ऐसे नहीं होता। हम लोग मतलब अचानक से शक्तिमान तो है नहीं कि सारा एक ही दिन में करा दें। मान लो मैं कल ये लेक्चर डाल देता आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, और आप में से कई सारे बच्चे, मुझे उम्मीद थी कि शायद नहीं देख पाते। मैं इवनिंग में रिकॉर्ड कर लिया था पर मैंने इसको डाला नहीं। रीजन था कि अगर मैं इसको डाल देता, हो सकता है आप नहीं देख पाते, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता, है ना। तो फिर आपका नुकसान होता, फायदा होता, जरा सोचना, ठीक है। हाँ, क्लियर, ठीक है। चलिए, हाँ, आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और आप डाउट भी पूछ पाएंगे आज। स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? समरी आज मिल जाएगी। हम्म, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं। चैट रोक दो, जब मैं बोलूंगा तब आप पूछना, ठीक है। हाँ, और मैंने जैसा कि आपको अनाउंस कर दिया है या बता रहा हूं, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हो सकता है मैं थर्सडे फ्राइडे में इसका टेस्ट जरूर रख दूंगा। तो आप मतलब बीच में आप इसको अब तैयार करना स्टार्ट कर दें, वेट ना करें आप, है ना। चैप्टर को पूरा कंप्लीट करें। आज भी आपको एक वर्कशीट टाइप से, जिसे मैं डीपीपी लिख रहा हूं बेटा, वर्कशीट को मैंने डीपीपी का ही नाम दे रखा है। तो डीपीपी 5 या 6 में फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन थे, आज भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, तो वो आपने करने हैं, ठीक है। क्लियर? हाँ, हैंड रिटन नोट्स बेटा मैं दे देता हूं, मैंने अभी पूरे लिखे नहीं है, पर जो पहले वाले मैंने लिखे हुए हैं वो आपको दे देता हूं, ठीक है। वो आप ले लो, ठीक है। समरी आपको मिल जाएगी आज, ठीक है। समरी आज आपको मिल जाएगी, लेक्चर की समरी। मतलब एक सिंगल लेक्चर में पूरा चैप्टर होगा। उसको आपने कैसे करना है, कान पे लीड लगाकर सिर्फ सुनना है ध्यान से। अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट हो रहा है तो आप उसको मतलब पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। आज का लेक्चर जो है बेटा, हमने जो कंप्लीट करना है टॉपिक, वो देख लेते हैं क्या है, फटाफट से देखेंगे सब लोग। मुझे मिनरल ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बताना है, और मैंने लास्ट ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में आपको पढ़ा रहा था, उसके आगे की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या पढ़ा था उसके आगे से हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, और फिर मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपको खूब सारे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हमने ये पढ़ लिया था बेटा, असेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, और ट्रांसपिरेशन के बाद हमने ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का एक मैकेनिज्म पढ़ा था। हम लोग यहां थे लास्ट क्लास में, ठीक है, यहां थे। मैंने आपको बताया था, जो मैंने बोला था मैं एक बार रिपीट करूंगा। मैंने आपको ये बताया था कि मेरे पास जो डाइकॉट लीफ होती है, उसके नीचे वाले सरफेस पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टोमा या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में मैं 3 पार्ट बात करता हूं। एक मेरे पास सब्सिडरी सेल होता है, एक मेरे पास गार्ड सेल होता है, और एक स्टोमेटल पोर होता है। 3 चीजें होती हैं। ये मेरे पास सब्सिडरी सेल है, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर है। इसकी जो बाहर की ये वाली वॉल होती है, ध्यान देंगे, जो बाहर की ये वाली वॉल होती है, ये मेरे पास क्या नहीं होती बेटा, ये बाहर वाली जो वॉल है, ये मेरे पास बाहर वाली वॉल थिन होती है, और ये वाली वॉल थिक होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक होने का फायदा ये होता है कि अपनी जगह पर वापसी आ सकती है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि जब गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, या गार्ड सेल में किसी वजह से सॉल्यूट बढ़ता है, आप समझ रहे हैं, तो उसमें पानी आता है सब्सिडरी सेल से, तो उस वजह से सेल टर्जिड हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब ये एक अलग पॉइंट है कि गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कैसे डिक्रीज होता है, ये एक अलग पॉइंट है। लेकिन फिलहाल आपने ये समझना है कि होता कैसे है। तो जरा फोकस करो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने कहा था ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए क्या करना है, गार्ड सेल को टर्जिड बनाना है। गार्ड सेल को क्या करना है, टर्जिड बनाना है।
ओपनिंग होने का मतलब मेरे पास ये देख रहे हो, ये जगह बढ़ गई है, ये स्पेस बढ़ गया, यहां छोटा था, ये ओपनिंग है। इसके लिए मुझे गार्ड सेल को टर्जिड बनाना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उसमें सब्सिडरी सेल से पानी आता है। सब्सिडरी सेल जो पास वाला सेल है वहां से उसमें पानी आता है। जब पानी आएगा तो बाहर वाली वॉल मतलब ये दिस वॉल, ये वॉल बल्ज आउट होगी। बल्ज का मतलब होता है फूलना। ये वॉल बल्ज आउट होगी, ये वाली दिस वॉल बल्ज आउट। और जो इनर वॉल है, इनर वॉल मतलब ये और ज्यादा गोल हो जाएगी। पहले ऐसे थी, और ज्यादा गोल हो जाएगी, उसे हम कहेंगे क्रीसेंट शेप, क्रीसेंट बल्ज आउट। और इसमें कौन मदद करेगा, वो धागे जो दोनों को जोड़ रहा था, जिसे हम कहते हैं सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल हेल्प करेंगे। तो रिपीट करूंगा, वाटर पोटेंशियल इन गार्ड सेल डिक्रीज, वाटर एंटर फ्रॉम सब्सिडरी सेल इनटू गार्ड सेल, आउटर वॉल बल्ज आउट, इनर वॉल क्रीसेंट शेप, क्रीसेंट मतलब और ऐसे गोल शेप की हो गई, और स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। हमारे पास स्टोमेटा क्या हो गया बेटा, ओपन हो गया। क्लियर है। और मेरे पास यहां पर सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल लगे हुए हैं। मेरे पास क्या लगे हुए हैं, सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल लगे हुए हैं, जो इसको खींचते हैं, जो इसको पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये चीज हमने कर दी। तो मेरे पास वाटर फ्रॉम सब्सिडरी सेल एंटर किया है और मेरे पास सेल टर्जिड हो गया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा कब ओपन होता है, दिन के समय। कब ओपन होता है, दिन के समय। क्लियर है। स्टोमेटा कब क्लोज होता है बेटा, स्टोमेटा कब क्लोज होता है, देखो अगर आपको याद हो, मैं कहता हूं स्टोमेटा ओपन होता है डे में। ऐसे स्टोमेटा को फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। फोटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब होता है एक ऐसा स्टोमेटा जो दिन के समय खुलता है और रात के समय बंद होता है। दिन के समय खुले, रात के समय बंद हो, फोटो एक्टिव। और ऐसा स्टोमेटा जो नाइट में ओपन हो, अगर नाइट में ओपन हो, वो डेजर्ट प्लांट में होता है, उसको हम स्कोटो एक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव किस में मिलेगा, जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस में मेरे पास कैक्टस टाइप के प्लांट में जो रात में ओपन होता है। फोटो एक्टिव कब ओपन होता है, ओपन होता है डे में, ओपन होगा डे टाइम में। क्लियर है। अब देखो स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा, गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पानी वापसी मतलब बेसिकली मूव कर जाएगा गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में। इनर वॉल इलास्टिक थी, कोई चीज इलास्टिक है, देखो इनर वॉल इलास्टिक थी, अपनी जगह पे वापसी आएगी। मान लो इसमें से अगर गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल पानी बाहर निकला, तो ये इनर वॉल इलास्टिक थी, ये अपनी जगह पर फिर आ जाएगी। तो इनर वॉल जब इलास्टिक है, उसने अपनी शेप गेन करी, तो ये सेल कैसा हो गया, फ्लैसिड हो गया और स्टोमेटा क्लोज हो गया। अब मुझे आपको यह एक्सप्लेन करना है कि ये वाटर पोटेंशियल घटा कैसे, बढ़ा कैसे। इसको एक्सप्लेन करती है के प्लस मैलेट थ्योरी। कौन एक्सप्लेन करती है, के प्लस मैलेट थ्योरी। क्या यहां तक समझ में आ रहा है बेटा। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो होता है, आप समझो ध्यान से, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पानी की मूवमेंट होती है। एक बच्चे ने पूछा है कि एपोप्लास्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे क्यों डिपेंड करता है। आप मेरी बात समझे ध्यान से, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट एक मूवमेंट है, पानी की मूवमेंट है। तो वो हाई से लो की तरफ हो रही होती है। हाई से लो की मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ चल रही होती है। क्लियर है। के प्लस मैलेट थ्योरी बेटा आज मैं आपको हैंड रिटन दे देता हूं। अभी उसमें एक चीज ध्यान रखना, प्लाज्मोलिसिस वाले कॉन्सेप्ट में कुछ मिस्टेक है उस हैंड रिटन में, वो देख लेना। बाकी आपको मैं हैंड रिटन आज दे रहा हूं, वो अभी मैंने दूसरे वाले पूरे लिखे नहीं है, तो मैं आपको पुराने वाले ही दे देता हूं, आप उससे लिख लो, कोई बात नहीं, जिसको लिखना है। ठीक है, क्लियर है बेटा। हाँ, आपको वो अभी मिल जाएगा, क्लास के बाद में शेड्यूल करा दूंगा इवनिंग के लिए आपका, वो क्या नाम है इसका, समरी आप देख लेंगे। ठीक है। मिनरल ट्रांसपोर्ट कल होगा। डीपीपी सॉल्यूशन आपको कौन सा नहीं मिला है बेटा, कल कुछ मैसेजेस देखे थे मैंने डीपीपी सॉल्यूशन को। रिपीट कैसे करें बेटा, रिपीट कैसे करें बताओ, रिपीट कब, ये रिपीट ही तो पढ़ा रहा हूं। आप में से बेटा जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के, आप यकीन 1.0 में से रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर, दोनों लाइव और रिकॉर्डेड। ठीक है। हाँ, आगे पढ़ा रहा हूं बेटा।
ठीक है, चलिए मैं आगे पढ़ा रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। एक बार आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर किसी बच्चे को लगा है तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए क्या करना है, पानी एंटर करना चाहिए गार्ड सेल में, जिससे गार्ड सेल क्या होना चाहिए, टर्जिड, और क्लोजिंग के लिए गार्ड सेल फ्लैसिड होना चाहिए। वो पूरा मैकेनिज्म आपको बताया। अब हमने यहां से क्या मूव करना है बेटा, हमें रीजन देखना है। हम रीजन देख रहे हैं कि वाई, ध्यान सुनेंगे, रीजन देख रहे हैं कि वाई, ध्यान सुनेंगे। एक कुछ थ्योरीज हैं जो ये एक्सप्लेन करेंगी, थ्योरीज विच एक्सप्लेन हाउ वाटर पोटेंशियल डिक्रीज इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कैसे घटता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कैसे घटता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज हैं हमारे पास जो क्या कर रही हैं, गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कैसे घटता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें एक स्टार्च हाइड्रोलिसिस थ्योरी है। यह थ्योरी कहती है कि मेरे पास जो गार्ड सेल है उसमें स्टार्च टूट जाता है। स्टार्च टूटता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट बनने की वजह से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये थ्योरीज आएंगी नहीं, पहली और दूसरी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है मेरे पास के प्लस मैलेट थ्योरी। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, टॉपिक फोकस करो। मैं टॉपिक ये पढ़ा रहा हूं, हमने स्टार्टिंग ऐसे करी थी ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, कि किस तरीके से स्टोमेटा ओपन होता है या क्लोज होता है। उसके लिए मैंने बोला था वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल में घटता है, डिक्रीज होता है। कैसे होगा, कुछ थ्योरीज हैं। एक है स्टार्च हाइड्रोलिसिस थ्योरी, मुझे ज्यादा नहीं समझना, इसको आना ही नहीं है। यह थ्योरी कहती है कि स्टार्च टूट गया, किसमें, ग्लूकोज में टूट गया। ग्लूकोज एक सॉल्यूट होता है, उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि गार्ड सेल में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उस क्लोरोप्लास्ट का क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। क्लोरोप्लास्ट से क्या होगी, फोटोसिंथेसिस अकर होगी बेटा, फोटोसिंथेसिस अकर होगी। क्लियर है, फोटोसिंथेसिस अकर होगी। ध्यान से सुन ले बेटा, ध्यान से सुन ले। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, गार्ड सेल जो है हमारे पास, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास है, जिसकी वजह से क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज की वजह से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, किसमें, गार्ड सेल में। तो आपको यह समझना है, आपको यह समझना है कि गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कैसे घटता है, इस बात को एक्सप्लेन करने को लेके दो थ्योरी है, और सॉरी 3 थ्योरी है। ये दोनों थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है और हम नहीं पढ़ाते थे नॉर्मली, जस्ट नाम याद कर लो, कभी ऑप्शन में लिखा हो सकता है। जो सबसे वैलिड थ्योरी है वो के प्लस मैलेट थ्योरी है, जो मोस्ट वैलिड थ्योरी है। और ये थ्योरी किसने दी है बेटा, ये थ्योरी दी है लेविट ने, एक साइंटिस्ट थे लेविट। यही हमने पढ़नी है बेटा, यही आपके सिलेबस में, इन योर सिलेबस यही वाली थ्योरी है। समझ आ रहा है, बाकी दोनों को याद मत रखो, छोड़ सकते हो, सिर्फ नाम है कि अगर स्टार्च टूटता है तो ग्लूकोज बनने से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हां, ये स्लाइड मिलती है बेटा, जो पीडीएफ में लिखा हुआ मिलता है आपको। बेटा अभी करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सारी लेंगे, आप परेशान मत हो। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, डीपीपी यार ये वो, पहले क्लास पढ़ो ना, क्लास पढ़ो फिर डिस्कस करते हैं, परेशान मत हो। और ये नए पैटर्न वाले बच्चे पिटाई खाएंगे मेरे से किससे। बेटा आप एक चीज समझ क्यों नहीं रहे हो, मान लो बायो में 200 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन आए, हम आपको 90 वाला करा दें तो कितना ही फर्क पड़ रहा है आपको, कितना ही फर्क पड़ रहा है। आपने करने तो 45 क्वेश्चन ही थे ना, ठीक है। तो वो अपने नई नई चीजें मत इनोवेट किया करो, खुद से टीचर से पूछा करो कितना फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी पहले पढ़ो, और अगले साल लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं ना, पहले लगने तो दो। बल्ज का मतलब फूलना बेटा, यहां तक क्लियर होना चाहिए। मैं आपको यह पढ़ाने जा रहा हूं के प्लस मैलेट थ्योरी, मैं के प्लस मैलेट थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत परेशान रहते हो, ये करना है वो करना है, सिंपल पढ़ाई करो ना, सिंपल पढ़ाई करो, डीपीपी दी सॉल्व करो, वर्कशीट को सॉल्व करो, सारा काम करो ना। आप इतना परेशान रहते हो, मतलब ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, इतना क्यों परेशान रहते हो। आ जाओ इधर, इधर देखो,
बेटा पता है आपको, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मेरा अभी भी मानना है सिलेक्शन सिंपल रखो, चीजों को सिंपल मतलब सिलेबस करना है, उसके क्वेश्चंस बनाने और उसको रिवाइज करना है। उसमें बहुत सारी चीजें घुसा दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल कोटा बेस्ड स्टडीज होती है, जहां पर बेटा मतलब बच्चा देख रहा वो मास्टर पढ़ा रहा वहां चलते हैं, ये मास्टर पढ़ा रहा इससे पढ़ लो। इससे क्या फायदा हुआ? आपको क्या करना है, आपको क्या चीजें समझ आ रही हैं? यस सर आ रही हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ आ रही है। आपने चैप्टर पढ़ लिया, याद हुआ? ये नहीं पता चला सर। तो कैसे पता चलेगा? अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, जिन पेजेस को पढ़ते हो उनको क्या आप मतलब बंद करके थोड़ा फील कर सकते हो कि मुझे याद आ रही है कि नहीं? हाँ ठीक है, फिर याद हुआ है। नहीं तो लिख लो। मैं जैसे मेरी हैबिट ये थी, मैं लिखता था, चीजों को लिख के याद करता था। वो कर लो, मेन मेन पॉइंट्स लिख के याद कर लो। याद हो गया, क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाते वक्त देखो कि कैसे बनाना है। सीधे मार्क कर रहे हो नहीं, शीट ले लो, 1 2 3 4 5 लिख लो, आंसर्स लिखो, जो सही है उनको देख लो, गलत वाले को मार्क करके रॉन्ग कर दो कि ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद अपने देखो कि किस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कर लो। क्यों इतना परेशान हो? इतने रॉकेट साइंस नहीं है बेटा ये। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। आप प्रॉब्लम पहचानते नहीं हो, प्रॉब्लम पहचानोगे तभी होगा, ठीक है। चलो पढ़ो। के प्लस मैलेट थ्योरी क्या है? की का मतलब है पोटेशियम, मैलेट का मतलब होता है बेटा एक आयन होता है। ध्यान से सुनना, ये थ्योरी क्या कहती है। ये थ्योरी ये कहती है, सबसे पहले तो ये समझो कि टू मेक एनी सेल टर्जिड, टू मेक एनी सेल टर्जिड, समझो, क्लियर, ठीक है। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बहुत ज्यादा इधर उधर चीजें करते हो इसलिए नुकसान होता है। मेरे को मतलब पसंद नहीं ये बातें। मुझे तो ये पसंद है सिंपल पढ़ रहे हो, सीधा एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चीजें समझ आ रही, बात खत्म। क्यों परेशान हो इतना? टू मेक एनी सेल टर्जिड। आ जाओ इधर देखो पहले, फिर डिस्कस भी करेंगे, आपकी परेशानियां जो भी हैं सब दूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू मेक एनी सेल टर्जिड, किसी भी सेल को टर्जिड बनाने के लिए उसका वैक्यूल भी फूला हुआ होना चाहिए। वैक्यूल ऑल्सो टर्जिड, वैक्यूल शुड ऑल्सो टर्जिड। जब हम प्लाज्मोलिसिस पढ़ रहे थे तो जब सेल श्रिंक कर रहा था तो वैक्यूल में से भी पानी निकल रहा था। तो अगर सेल को स्वेल कराना है तो वैक्यूल में पानी जाना चाहिए। एक सिंपल सा लॉजिक मैंने ये लिखा। अब देखो क्या होगा। के प्लस मैलेट थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि भाई देखो बाहर से CO2 आता है और CO2 कंबाइन होता है कंपाउंड PEP के साथ। अब ये PEP क्या है ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले में। PEP बेटा 3 कार्बन का होता है, उसकी पूरा नाम होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, उससे मेरे पास PEP से CO2 मिलती है तो मेरे पास OAA बन जाता है। ये 4 कार्बन का है। ये क्या है? मेरे पास 4 कार्बन का है। OA कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। अब मैं इस OA से क्या बना देता हूं? मैलिक एसिड बना देता हूं। मैं क्या बना देता हूं? मैलिक एसिड। मैंने ये करने के लिए मान लो यहां लिख दिया, रिडक्शन कर दिया। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट, आप कहोगे सर सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 और सल्फेट इज SO4 2-, मतलब सल्फेट में हाइड्रोजन H+ नहीं है। ऐसे ही अगर मैं मैलिक एसिड को तोड़ूंगा तो वो टूटेगा मैलेट में। ध्यान से देखें बेटा, मैलेट में टूटेगा और साथ में किस में टूटेगा? मैलेट के साथ वो टूटेगा H+ में। किस में टूटेगा? H+ में। इतनी बात समझ में आ गई प्रोटॉन में। अब देखो मैं के प्लस मैलेट थ्योरी बता रहा हूं। के प्लस मैलेट थ्योरी ये कहती है कि मैलिक एसिड या मैलेट बनता है गार्ड सेल में और वो पोटेशियम के साथ वैक्यूल में मूव करता है। तो मैलेट बनता कैसे है? CO2 और PP कंबाइन करके OA बनाते हैं। अब बच्चों को OA नहीं पता तो मैं फुल फॉर्म लिख सकता हूं। स्ट्रक्चर क्या है इसको नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे और फोटोसिंथेसिस में भी देखेंगे। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो गया। फिर मैंने यहां पर मैलिक एसिड लिख दिया। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड कितने कार्बन है? 4 कार्बन। फिर यहां से मैंने H+ और मैलेट लिख दिया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं वो देखो, ध्यान से देखना बेटा। ये मेरे पास मान लो सब्सिडरी सेल है, दिस इज सब्सिडरी सेल, या इधर बना देते हैं सब्सिडरी सेल। देखो मैंने क्या किया बेटा, ये देखो ध्यान से, मैंने मैलिक एसिड था, मैलिक एसिड को मैलेट में तोड़ दिया, मैलेट एक आयन हो गया और साथ में मैंने H+ में तोड़ दिया। मान लो ये सब्सिडरी सेल है, दिस इज सब्सिडरी सेल।
फोकस करो बेटा, थोड़ी देर सुनोगे तो समझ आएगा। सब्सिडरी सेल है, यहां मेरे पास सब्सिडरी सेल पे एक एंटीपोर्ट लगा हुआ है। एंटीपोर्ट ने क्या किया, एंटीपोर्ट है, H प्लस को इधर ले गया और K प्लस इधर आ गया। अब K प्लस और ये मैलेट दोनों किस में चले गए, वैक्यूल में। दिस इज वैक्यूल, ये वैक्यूल है, ये क्या है, वैक्यूल है बेटा। देखो ये दोनों वैक्यूल में आ गए। कौन वैक्यूल में आ गया, मैलेट और H प्लस, और ये K प्लस के साथ ये वैक्यूल में आ गया। अब यहां पर मेरे पास ये मैलेट है और ये H प्लस है, K प्लस और मैलेट अंदर आ गया बेटा, मैलेट अंदर आ गया और K प्लस अंदर आ गया। मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या पढ़ा है अभी तक, मैंने सिर्फ आपको यह बताया है कि गार्ड सेल के अंदर मैलिक एसिड बनता है। आपको कितना याद रखना, सुन लो ध्यान से। गार्ड सेल के अंदर मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड मैलेट और H प्लस में टूटता है, H प्लस जाता है सब्सिडरी सेल में, K प्लस अंदर आता है, K प्लस और ये मैलेट दोनों वैक्यूल में चले जाते हैं। अगर ये दोनों वैक्यूल में जाएंगे तो वैक्यूल हाइपरटोनिक होगा कि नहीं, बताओ, वैक्यूल हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो यहां से पानी, गार्ड सेल का पानी इसमें आएगा, और फिर गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म में पानी कम होगा तो वो कहां से आएगा, सब्सिडरी सेल से, और सेल फूल जाएगा। तो मैंने क्या करना है बेटा, मैलेट और K प्लस की वजह से वाटर पोटेंशियल घटाना है। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक सीक्वेंस आपके लिए, मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं और उस सीक्वेंस को पहचानो। मैंने सबसे पहले सिर्फ ये लिखा है, मैंने लिखा है कि इन गार्ड सेल क्या बना, फोकस करना बेटा, गार्ड सेल में मैलिक एसिड बना है। क्या बना है, मैलिक एसिड फॉर्म हुआ, बहुत बढ़िया। मैलिक एसिड किसमें टूट गया, हाइड्रोलाइज्ड हुआ है, या हाइड्रोलाइज नहीं लिखेंगे, ब्रेक हुआ है किसमें, मैलेट में और H प्लस में। उसके बाद क्या होगा, H प्लस मूव इनटू सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल में H प्लस चला गया, आप देख रहे हो, और K प्लस किसमें आ गया, K प्लस एंटर किया है किसमें, इनटू गार्ड सेल। यह भी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा, K प्लस एंड मैलेट कहां मूव किया, मूव इनटू वैक्यूल, वैक्यूल में मूव कर गया फ्रॉम साइटोप्लाज्म। उससे क्या हुआ भाई, वैक्यूल में मूव किया, उससे क्या हुआ, वैक्यूल कैसा हो गया, वैक्यूल हाइपरटोनिक हो गया। अगर वैक्यूल हाइपरटोनिक हो गया तो वाटर क्या हुआ, वाटर एंटर किया है कहां से, फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ गार्ड सेल इनटू वैक्यूल, वैक्यूल में ला दो। और फिर पानी कहां से एंटर किया है, वाटर फ्रॉम सब्सिडरी सेल, वाटर फ्रॉम सब्सिडरी सेल इनटू गार्ड सेल। यही मुझे कराना था, यही चीज करानी थी। इससे क्या होगा, गार्ड सेल टर्जिड, गार्ड सेल टर्जिड। यहां तक समझो, क्लियर है। सुशांत बेटा लिख रहा है हैंड रिटन नोट्स। तुम एक बार में क्यों नहीं समझते हो, सब अलग अलग लिखोगे तो मेरे को समझ में। क्या बोला मैंने, क्लास के बाद हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, वो पुराने वाले ही हैं, नए वाले अपडेट करता हूं जल्दी से जल्दी। दूसरी बात मैंने बोला, आपको डीपीपी जो मिलती है उनमें से कुछ डीपीपी फिल इन द ब्लैंक्स वाली होती है, जिन्हें हम वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट वाली डीपीपी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको आता है तो मार्क करोगे, नहीं आता है तो नहीं मार्क कर सकते, तो वो आएगी तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, इस चैप्टर को आज खत्म कर रहे हैं और चैप्टर के लास्ट में जाके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे आपको। क्लियर, ये चीज मैंने बताई थी। ठीक है, मैंने आपको सिंपल ये बोला बेटा, किसी सेल को फुलाने के लिए वैक्यूल का फूलना जरूरी है। मेरी बात समझो, मान लो एक बैलून है, उस बैलून के अंदर एक और बैलून है, तो बाहर वाले बैलून को फुलाने के लिए अंदर वाला फूलेगा तब। तो वैक्यूल को फुलाना जरूरी है, इसलिए पहले वैक्यूल को टर्जिट बनाते हैं। क्लियर है, क्लियर, हाँ। अभी तुम अगर डाउट लिखोगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पहले इस टॉपिक पे बात करो।
PYQ मिलेगा। हाइपरटोनिक सोल्यूट ज्यादा, पिटाई करूंगा जिसने हाइपरटोनिक लिखा होगा, मेरे सामने होता मैं पक्का पिटाई करता उसकी। पूरा चैप्टर चला गया, अभी तेरे को हाइपरटोनिक नहीं पता चला और तू फिर कहेगा मैं डॉक्टर भी बनना है। कैसी मेहनत कर रहा है ये, क्यों धोखा दे रहा अपने मां बाप को। सर थ्योरी बेटा सिर्फ ये वाली थ्योरी के बाद, देखो मेरी बात सुनो, आपको के प्लस मैलेट थ्योरी एनसीईआरटी ने लिखी नहीं है, पर जो जब भी पिछले रिसेंट 10 साल में क्वेश्चन आया, के प्लस मैलेट का नाम आया है या कौन सा आयन ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करता है, सिर्फ ये पूछा है। ठीक है, क्लियर। हाँ, मैंने क्या बोला, मतलब फ्लैसिड का मतलब होता है श्रिंक करना, टर्जिड का मतलब फूलना। पोटैटो ऑसोमीटर भी बताया नहीं, डाउट में बता रहा हूं। बेटा तरुण सर की कोई आर्मी नहीं है, तरुण सर को कोई फैन नहीं चाहिए, तरुण सर को सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई होगी तो आ जाएगी जल्दी, ठीक है, क्लियर है। हाँ, फिर जो लिख रहे हैं इसमें मैं फिर बात में बोल रहा हूं, कोई आर्मी कुछ नहीं, सिर्फ सिलेक्शन, ओनली थिंग इज सिलेक्शन। तो मुझे मतलब कुछ साल बाद भूल जाओगे अगर कुछ नहीं कर पाए। ढंग की बायो पढ़ ली, लाइफ में कुछ कर लोगे शायद, याद रखो, ध्यान रखना इस चीज को, हमेशा याद रखना। मुझे आज भी अपने 10th क्लास के टीचर याद है, क्योंकि मतलब मैथ मैंने कहीं से पढ़ी नहीं थी, उन्हीं से पढ़ी थी। वो जो प्रैक्टिस कराते थे करते रहते, तो उस समय बड़ा लगता था यार क्या फालतू करते रहते हैं ये। लेकिन आज भी मतलब मैं रियल बता रहा हूँ, एक मुस्लिम टीचर थे, अबरार हुसैन नाम था उनका, मुझे आज भी वो याद है। और रिसेंटली उनसे फोन पे भी मेरी बात हुई, तो मतलब उनका जो इम्पैक्ट पड़ा वो याद है ना, इम्पैक्ट याद रह जाता है बेटा, फेसेस तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर। हाँ, तो जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो। क्या आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि गार्ड सेल को फुलाने के लिए मैलेट बनता है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड मैलेट और H प्लस में टूटता है, H प्लस बाहर जाता है, K प्लस अंदर आता है, एंटीपोट है। K प्लस जब अंदर आता है तो K प्लस और मैलेट दोनों वैक्यूल में जाते हैं, क्योंकि पहले वैक्यूल को फुलाना है, सेल उसके बाद फूलेगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। हाँ सही, क्लियर। ध्यान से सुनो बच्चे, अब आगे फोकस करो, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो, आपको इतना याद रखना। अब देखो यहां से क्वेश्चन नीट में आया था और बच्चे कहते हैं कि सर आप ये क्यों करा रहे थे, मैं स्टोमेटा इसलिए पढ़ा रहा हूं। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कौन से फैक्टर हैं जो ओपनिंग, बेटा आपको आज जो समरी लेक्चर मिलेगा, जिनके छोटे छोटे डाउट्स हैं वो वहां से क्लियर हो जाएंगे समरी लेक्चर से, प्लीज देख लेना उसे। ठीक है, देखो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को अफेक्ट करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को अफेक्ट करने वाले कौन से ऐसे फैक्टर हैं। पहला है लाइट, दूसरा है केमिकल, तीसरा है CO2 और चौथा है क्या मेरे पास, क्या चीज है बेटा, CO2, चौथा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सुनना ध्यान से जो बताऊंगा। सबसे पहले समझो बेटा, स्टोमेटा लाइट में ओपन होता है, स्टोमेटा हमारे पास कब ओपन होता है, ओपन इन लाइट। तो जो लाइट में ओपन होता है उस स्टोमेटा को फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। इतनी बात याद रहेगी। जो स्टोमेटा रात में खुलता है, आप अगर पढ़ोगे आगे जाके तो ओपन इन नाइट, कब खुलेगा, नाइट में खुलेगा। अगर वो नाइट में खुलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कोटो एक्टिव बोलेंगे। अच्छा, अब लाइट में भी कौन सी लाइट, ध्यान से सुनो बेटा, लाइट में भी ब्लू और रेड लाइट, ब्लू और रेड लाइट ज्यादा इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव है, और उसमें भी ब्लू लाइट ज्यादा इफेक्टिव है, ब्लू इज मोर। उसमें भी कौन ज्यादा इफेक्टिव है, ब्लू ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये लाइट को लेकर बात होगी। तो जो रात में खुलते हैं स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव होते हैं, वो उन प्लांट्स में होते हैं जो कैम प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस,
जिनका स्टोमेटा रात में खुलता है। दिन में खुलने वाला, बाहर सारे ट्रीज दिन में खुलते हैं स्टोमेटा, और दिन में ट्रांसपिरेशन भी होती है और उन्हें हम कहते हैं फोटो एक्टिव। लाइट में भी ब्लू और रेड वेवलेंथ ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, और उसमें भी मेरे पास कौन सी वेवलेंथ ज्यादा इफेक्टिव है? ब्लू। आगे आ जाओ बेटा, केमिकल्स की बात करते हैं। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है जो क्लोज करता है स्टोमेटा को, क्लोज करता है स्टोमेटा। अगर आपसे कोई पूछे कोई हार्मोन ओपन करता है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ओपन करवाता है स्टोमेटा को। अब मैं कुछ केमिकल्स के नाम लिख रहा हूं, जैसे कि एस्प्रिन, एस्प्रिन, सैलिसाइलिक एसिड, ये केमिकल हैं जो स्टोमेटा बंद करते हैं, स्टोमेटा को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। इसीलिए इन्हें एंटी ट्रांसपिरेंट कहा जाता है। एंटी ट्रांसपिरेंट का मतलब होता है ये ट्रांसपिरेशन रोकेंगे। एबीए नेचुरल एंटी ट्रांसपिरेंट है, मतलब ट्रांसपिरेशन के अगेंस्ट काम करेगा। तो एस्प्रिन और सैलिसाइलिक एसिड स्टोमेटा बंद करते हैं। क्या करते हैं? बंद करते हैं। तो साइटोकाइनिन खोलता है, एबीए बंद करता है। अब मेरी बात आपसे सुनो ध्यान से बेटा। अब CO2 को लेकर जो मैं बात बोलूंगा, इस पर क्वेश्चन आया था। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने ये पढ़ा है कि जब पानी अंदर जाता है, पानी CO2 अंदर जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में पानी बाहर आता है। ये चीज पढ़ा है आपने। जब CO2 अंदर जाता है तो पानी बाहर आता है। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं लिखूं कि इनसाइड लीफ CO2 कंसंट्रेशन हाई है, इनसाइड लीफ मेरे पास CO2 कंसंट्रेशन हाई है। इनसाइड लीफ क्या है? CO2 कंसंट्रेशन हाई है। लीफ के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है इनसाइड लीफ, तो क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं तो क्या होगा? तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन हाई है तो नॉट रिक्वायर CO2। अगर CO2 नहीं चाहिए तो स्टोमेटा बंद कर दो, क्योंकि स्टोमेटा किस लिए खोला है? CO2 को अंदर लाने के लिए। तो क्वेश्चन ये आया था बेटा, क्वेश्चन ये आया था कि स्टोमेटा कब क्लोज होंगे? CO2 की कंसंट्रेशन अगर लीफ में हाई है तो मुझे अंदर और नहीं चाहिए ना, नहीं तो CO2 अंदर जाता है, पानी बाहर आता है। तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन अंदर हाई है तो मुझे और CO2 नहीं चाहिए, तो स्टोमेटा को क्या कर दो बेटा? क्लोज कर दो। आगे बात समझ? स्टोमेटा को क्या कर दो? क्लोज कर दो। अब आ जाओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आपने ये पढ़ा है कि इवेपोरेशन ये पढ़ा होगा बेटा आपने कि इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज होता है पहाड़ पर, इंक्रीज व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। इसको रिलेट कर लो स्टोमेटा से, रिलेट करो जरा जल्दी से। इवेपोरेशन मतलब पानी का उड़ना बढ़ता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। इसका मतलब स्टोमेटा तो ऐसे ही स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन होगा व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ये फैक्टर्स हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को लेके। क्लियर? अगर विंड तेज है तो स्टोमेटा खुलता है, बहुत तेज है तो बंद हो जाता है। लिख सकते हो ये भी। यार मैलेट फॉर्मेशन में CO2 मदद करता है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं समझ ही नहीं रहे हो। मैं ये कह रहा हूं स्टोमेटा लीफ पर है। स्टोमेटा किस पे? लीफ पे है। अगर लीफ के अंदर ज्यादा CO2 है तो मुझे बाहर से नहीं चाहिए ना, तो बंद रखो स्टोमेटा। अगर मैलेट बढ़ेगा, सुन लो ध्यान से, अगर मैलेट बढ़ेगा, आप इतने 4 पॉइंट याद रखेंगे। हाँ एक है, दोबारा रिपीट कर दो। पता नहीं क्यों पढ़ रहे हो बेटा ऐसे, तो इतना स्लो पढ़ोगे तुम्हें लग रहा है सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होने का। ये जब बता रहा हूं सिंपल सिंपल, दिन में खुलने वाला फोटो एक्टिव, रात में खुलने वाला स्कोटो एक्टिव। ठीक है। केमिकल्स कौन से हैं जो बंद करते हैं? एबीए, एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है, साइटोकाइनिन खोलता है।
ये कुछ केमिकल लिखे हैं जो बंद करते हैं, इसलिए एंटी ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं। मैं यही समझा रहा हूं कि CO2 बाहर से चाहिए ना प्लांट को, CO2 बाहर से लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर अंदर CO2 है तो क्यों चाहिए, बंद कर दो ना स्टोमेटा। सिंपल समझो ध्यान से। हाँ, ह्यूमिडिटी देख लो, अगर अंदर वेपर ज्यादा है जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो बता देता हूं आपको। देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो, अगर H2O गैस हाई है अंदर, हाई इनसाइड है, तो स्टोमेटा ओपन होगा। स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। और अगर वेपर ऑलरेडी बाहर ज्यादा है, मान लो यहां पर H2OG, ह्यूमिडिटी आउटसाइड ज्यादा है, आउटसाइड लीफ ज्यादा है, तो बाहर से पानी की वेपर अंदर ना घुस जाए, इसलिए स्टोमेटा क्लोज होगा बेटा। अब देख लो, अगर बाहर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है पानी गैस के फॉर्म में, तो अंदर से बाहर तो पानी आ ही नहीं सकता क्योंकि यहां ऑलरेडी ज्यादा है, तो इस चक्कर में स्टोमेटा बंद करना पड़ेगा। अगर अंदर ज्यादा है, इसे सिंपल ह्यूमिडिटी पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है ह्यूमिडिटी, और इस वाले को पढ़ा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि अगर अंदर H2OG ज्यादा है तो स्टोमेटा खुलेगा, बाहर H2OG ज्यादा है तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे आपको, अगर नहीं पता है तो आप ये समझ लो कि जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है और उसमें स्टोमेटा ओपन हो जाता है क्योंकि इवेपोरेशन बढ़ रहा है। तो इवेपोरेशन कब बढ़ता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। इतनी याद रखो बस, ठीक है बेटा। मेरे में मतलब बहुत पेशेंस है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसका दो रीजन है। पहला कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने आंख के सामने कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो गांव में बैठ के मेरी बात सुन रहे होंगे, जिन्हें 9th-10th में साइंस शायद नहीं पढ़ाई गई हो, 11th-12th भी ऐसे ही चला गया और सीधे ड्रॉपर में आए हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार हम भी फील करते हैं यार कि नहीं, मतलब उन बच्चों के शायद अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, वो एक तकलीफ की बात है, तो इसलिए रिपीट भी करते हैं। और मतलब ऐसा नहीं बेटा, मैं सिर्फ आपको डांट रहा हूं आपके भले के लिए, कोई बहुत मजा नहीं आता है मुझे। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। इतना पढ़ा दिया, इसको एक बार रिवाइज करना। ठीक है, मिनरल ट्रांसपोर्ट पढ़ रहा हूं। हाँ, मिनरल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं बेटा। बच्चे, रेन होगी तो स्टोमेटा बंद रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, रेन होगी तो स्टोमेटा बंद रहना चाहिए। ठीक है, रेन होगी तो स्टोमेटा बंद रहना चाहिए। आ जाओ जरा देखो, मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार रिपीट करता हूं, वर्बली बताना आपको नहीं समझ में आया तो। मैंने क्या पढ़ा है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करी थी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है। कान एकदम लगा लो, ऐसे चिपका लो मेरी तरफ, सुनो ध्यान से। पानी कैसे एब्जॉर्ब होता था, मैंने कहा था पहले मिनरल एब्जॉर्ब होगा जिसका एब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव है। उसके बाद पानी का एब्जॉर्प्शन होता है जो 100% पैसिव होता है। उसके बाद मैंने कहा था पानी मूव करेगा तो एपिडर्मिस में एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एंड और कॉर्टेक्स में मेरे पास एपोप्लास्ट, एंडोडर्मिस में मेम्ब्रेन पार करनी पड़ती है, वहां पे सुबेरिन होता है रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे। जहां पे नहीं होगा वहां से वो एंटर करेगा, फिर दूसरी तरफ निकलेगा जहां सुबेरिन नहीं होगा, फिर वो किस में चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पानी ऊपर कैसे चलता है। तो ऊपर चढ़ने के लिए हमने कहा था असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप की 3 थ्योरीज थी। हमने कहा था कि रूट प्रेशर थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो छोटे प्लांट में थोड़ी हाइट तक एक्सप्लेन कर पाती है, पर वो गटेशन बता पाती। गटेशन क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में लॉस होना लीफ के या प्लांट के सरफेस से। दूसरा, वो रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम बता पाती है। रूट प्रेशर कैसे लगता है, रूट प्रेशर ऐसे लगता है कि जाइलम में मिनरल एक्टिवली इकट्ठा हो जाता है, एक्टिवली इकट्ठा हो जाता है और पानी फोर्स एंटर करता है, फोर्सफुली पुश लगाता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि फिर थ्योरी कौन सी है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। कौन सी, कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल थ्योरी। 2 पॉइंट थे। स्ट्रॉन्ग पुल कैसे आता है, लीफ के अंदर गैस की फॉर्म में पानी कन्वर्ट हो जाता है, जब वो पानी बाहर जाता है तो जो पानी लिक्विड की फॉर्म पे उस पर खिंचाव बनाने लगता है, उसे हमने कहा था स्ट्रॉन्ग पुल। और फिर हमने कहा कॉलम क्यों नहीं टूटता पानी का, कोहेशन, पानी के
मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन, पानी और पोलर सरफेस के बीच का अट्रैक्शन, उसे एडेशन कहते हैं। और फिर हमारे पास एक फोर्स होती है सरफेस टेंशन। ये पानी को स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ और क्या देती है बेटा, हाई कैपिलरी एक्शन देती है। उसके बाद जब पानी ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसका ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लीफ सरफेस से पानी का गैस की फॉर्म में लॉस होना। ट्रांसपिरेशन मैंने बताया था मेनली स्टोमेटा से होता है, और किससे होता है, मेरे पास लेंटिसेल हो गए, बार्क हो गई, और भी जगह क्यूटिकल, क्यूटिकल में से भी पानी निकल जाता है थोड़ा सा, इसलिए डेजर्ट प्लांट में थिक क्यूटिकल होता है। फिर आपको मैंने बताया था ट्रांसपिरेशन रेशियो, जो C3 प्लांट है ज्यादा पानी का नुकसान करते हैं एक CO2 के लिए, C4 थोड़ा कम करते हैं, कैम और कम करते हैं। तो C4 प्लांट ट्वाइस एज एफिशिएंट एज कंपेयर टू C3 प्लांट, ये बताया था। ट्रांसपिरेशन पानी एब्जॉर्ब कराता है और पानी का ट्रांसपोर्ट कराता है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है, कूलिंग इफेक्ट देता है और प्लांट को टर्जिड बनाता है। ये मैंने ट्रांसपिरेशन के लिए बताया था। ट्रांसपिरेशन के फैक्टर कौन से हैं, विंड स्पीड है, विंड हो गई, लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये चीज मैंने बताई थी। इसके अलावा मैंने बताई थी आपको ह्यूमिडिटी। प्लांट फैक्टर में क्या हो गया, लीफ का सरफेस एरिया, लीफ का साइज हो गया, नंबर ऑफ स्टोमेटा, कितने खुले हुए हैं, अच्छा स्टोमेटा कितने, ये पता करने के लिए कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होता है। उसके बाद आपको मैंने ये बताया कि भाई ये ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। मैंने कहा था गार्ड सेल टर्जिड होगा। टर्जिड कैसे होगा गार्ड सेल, गार्ड सेल में पानी आएगा सब्सिडरी सेल से, उसके लिए वाटर पोटेंशियल लो होना चाहिए। वो कैसे वाटर पोटेंशियल लो होगा, गार्ड सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कैसे लो होगा, जल्दी बताओ बेटा। वो बताया था मैंने कि भाई K प्लस मैलिट थ्योरी एक्सप्लेन करेगी इस बात को। तो जब गार्ड सेल टर्जिड होगा तो आउटर वॉल बल्ज आउट, इनर वॉल क्रिसेंट शेप, रेडियली अरेंज सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल मदद करेंगे। और इनर वॉल जो मेरे पास है, इनर वॉल जो है वो थिक और इलास्टिक है, आउटर वॉल थिन है, सारी लाइन एनसीईआरटी में। तो दूसरा K प्लस मैलिट थ्योरी क्या है, वो ये एक्सप्लेन करिए कि गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कैसे डिक्रीज होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि गार्ड सेल में मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड मैलेट और H प्लस में टूटता है, H प्लस बाहर जाता है, K प्लस अंदर आ जाता है गार्ड सेल के, K प्लस और मैलेट वैक्यूल में जाते हैं, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। उसके बाद अभी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा। क्लियर है यहां तक, ठीक है, हां सही है। सब्सिडरी सेल बेटा उसके बाद होता है ना, सब्सिडरी सेल जो होता है वो उसके पास होता है गार्ड सेल के। चलो आगे चलते हैं एक बार। अब हम पढ़ रहे हैं मिनरल का एब्जॉर्प्शन, है ना, क्लियर, मिनरल का एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। मिनरल का एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम मिनरल के एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, फिर मूवमेंट की बात करेंगे, फिर उसके अनलोडिंग की बात करेंगे। फोकस करो ध्यान से, इधर देखो भाई सारे, हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं मिनरल के ट्रांसपोर्ट में, फिर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा सारे, ध्यान से देखेंगे, क्लियर है, ध्यान से देखो, फोकस करो, देखो। हां, सबसे पहले समझो ध्यान से, मैं आपको मिनरल की बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, एक एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन CO2 और H2O से मिलता है। हमें प्लांट को कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किससे मिलता है, CO2 से और H2O से। CO2 से क्या मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन, H2O से हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। बाकी बच गए मिनरल में कौन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब सॉइल से मिलता है। आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन को लेके, जो एनसीईआरटी ने भी लिखे हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी ने ये लिख दिया है कि भाई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन CO2 और पानी से मिलता है। एनसीईआरटी ने जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं, पहला, मिनरल हमेशा आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब मिनरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली पार नहीं कर सकता, उसके लिए चैनल या पंप की जरूरत होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मिनरल आयनिक फॉर्म में होता है, सो इट रिक्वायर चैनल और पंप। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए चैनल और पंप की जरूरत होती है, चैनल और पंप की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि सॉइल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इससे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब एक्टिवली। कैसे एब्जॉर्ब होगा, एक्टिवली। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आ गए आपको? मैंने आपको बोला कि अब मुझे मिनरल एब्जॉर्ब कराना है, तो मिनरल का मतलब सॉइल से एब्जॉर्ब होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन CO2 और H2O से एब्जॉर्ब होती है। अब रह गया मेरे पास क्या बेटा, अब क्या रह गया मेरे पास, अब रह गया मेरे पास ये चीज। बाकी मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो मिनरल सिर्फ आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार करने के लिए उसे चैनल और पंप की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि सॉइल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है।
डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब मुझे मिनरल्स को अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेने की वजह से मुझे मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसा कराना पड़ेगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि मोस्ट ऑफ द मिनरल absorb actively with the help of किसकी मदद से, चैनल और पंप, या पंप लिख देते हैं, with the help of ATP की मदद से एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, किसमें, इन एपिडर्मिस, किसमें, एपिडर्मल सेल्स में। ये देखो मेरे पास ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं, एपिडर्मिस के सेल्स हैं, यहां पंप लगे हुए होंगे, यहां से सोडियम एंटर कर रहा है, मान लो ऐसे, पोटेशियम एंटर कर रहा है मेरे पास ऐसे करके, तो ये एंटर करेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक बार मिनरल एब्जॉर्ब हो गया तो कैसे मूव करेगा, पानी के साथ मूव करेगा। क्लियर है? ये बता दिया बेटा बच्चे। सिमिलैरिटी बिटवीन गार्ड सेल एंड क्या नाम है, सब्सिडरी सेल, दोनों एपिडर्मिस पर होते हैं। और डिफरेंस क्या होता है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, सब्सिडरी सेल में नहीं होता। ठीक है, क्लियर बेटा? आगे देखो, यहां तक आपको बता दिया। अब देखो जरा, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, याद करना बेटा, अगर आपको याद आ रही हो। इधर देखो ध्यान से, अब मिनरल के लिए ये पॉइंट याद करो मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने यही चीज बताई थी कि एक बार एपिडर्मिस में एब्जॉर्ब हो गया, ये एपिडर्मिल का सेल है, ये मिनरल यहां एब्जॉर्ब हो गया, मान लो Na+ यहां एब्जॉर्ब हो गया, तो यहां से वो एंडोडर्मिस तक कैसे जाएगा, ये एंडोडर्मिस के सेल्स थे, याद करें, ये एंडोडर्मिस के सेल्स थे। ऐसे यहां पर क्या थी, कॉर्टेक्स थी, और यहां पर सेल्स जो थे उन्हें पेरिसाइकिल कह रहे थे। दिस इज एंडोडर्मिस, दिस वॉज कॉर्टेक्स, ये पेरिसाइकिल है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। अब सुन लो ध्यान से, हमने क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। अब मैं मिनरल का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहा हूं। तो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, सोचो जरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल कैसे हो रहा है। हमने ये बोला कि मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, हमने ये बोला है कि मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है एक्टिवली और पैसिवली, दोनों में से किसी भी एक तरीके से मिनरल एब्जॉर्ब हो सकता है, या तो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो सकता है या पैसिवली एब्जॉर्ब हो सकता है। सुन लो ध्यान से, पर मैक्सिमम एक्टिव एब्जॉर्ब होता है। तो एक बार मिनरल एपिडर्मिस में आ गया, उसके बाद मूव कैसे करेगा, उसे ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मिनरल की क्या पढ़ी, एब्जॉर्प्शन। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मिनरल का, एनसीईआरटी लिखती है ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल कैसे होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड विद वाटर, ट्रांसपोर्टेड विद वाटर, ये पानी के साथ ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये चीज देखो बेटा, देखो ये चीज देखो, सोडियम अंदर आ गया, यहां सोडियम अंदर आ, ध्यान से देखना बेटा, ये मेरे पास सोडियम है, दिस इज सोडियम, ये अंदर आ गया, ये सोडियम है मेरे पास। अब ये सोडियम कैसे जा रहा है, जैसे जैसे पानी जा रहा है उसके साथ मेरे साथ कौन जा रहा है, सोडियम। कैसे जा रहा है, मेरे पास सोडियम जा रहा है। आपको पता है ये बल्क फ्लो मास फ्लो पढ़ा था हमने। तो बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है कि पानी मूव करेगा उसके साथ मूव करेगा। तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं तो ये किसके साथ मूव कर रहा है, ट्रांसपोर्टेड विद वाटर थ्रू बल्क फ्लो। कैसे जा रहा है, बल्क फ्लो के थ्रू जा रहा है। और कहां की बात करेंगे हम, बल्क फ्लो कहां से, फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस से कहां तक गया, कॉर्टेक्स तक गया। यहां तक कोई डाउट है आपको, देख लो खुद से बेटा, मैंने क्या बताया, मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि क्योंकि एपिडर्मिस में मेरे पास चैनल और पंप दोनों होते हैं, पर मोस्टली पंप यूज करेंगे। सोडियम यहां आ गया, यहां से वो पानी के साथ जाएगा। अब यहां पर रोक लेंगे
कहां रोक लेंगे? एंडोडर्मिस में, क्योंकि एंडोडर्मिस में हमने क्या लगा रखी है? ये सुबेरिन लगा रखी है। तो ये किससे एंटर करेगा मिनरल? मेरे पास किससे एंटर करेगा? सोडियम। सोडियम को मेम्ब्रेन पार करनी पड़ेगी, है ना? क्या पार करनी पड़ेगी? मेम्ब्रेन। तो एंडोडर्मिस, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि एंडोडर्मिस क्या करने वाला है बेटा, याद करो। एंडोडर्मिस क्या करेगा? एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स पढ़ लिया। तो इन एंडोडर्मिस क्या चेकिंग होती है? चेकिंग होती है, याद है? इन एंडोडर्मिस टाइप एंड अमाउंट ऑफ मिनरल which is moving is controlled। मतलब क्या हुआ? फोकस करेंगे फिर से। मतलब ये हुआ कि जैसे सोडियम यहां एंटर किया, मान लो पंप से एंटर किया, यहां पर हो सकता है पंप था, उसके बाद सोडियम पानी के साथ जा रहा है, एंडोडर्मिस में गया, वहां पर चेकिंग होती है कि कौन सा मिनरल अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। सोडियम जाना चाहिए, वो चेक करके अंदर चला गया, फिर वहां से वो आगे पानी के साथ जाइलम में जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं तो एक चेकिंग खाली किस में हो गई? एंडोडर्मिस में हो गई। और एक बार वो एंडोडर्मिस पार कर लेगा मिनरल तो फिर वो ऊपर मूव कर जाएगा। तो वंस मिनरल क्रॉस एंडोडर्मिस, it move along with water। क्या हम रिपीट कर सकते हैं इस बात को? एक बार कर सकते हैं, जरूर सुन लो। हम पढ़ रहे हैं मिनरल का ट्रांसपोर्ट, हमने पानी का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। मिनरल मेरे पास काफी सारे होते हैं, पर सारे मिनरल आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे और सॉइल एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से पंप की, एटीपी की आवश्यकता होती है। मिनरल एक बार एपिडर्मिस में आ गया तो वो पानी के साथ फिर आगे जाएगा, लेकिन उसको एंडोडर्मिस रोक लेगी। वहां पर चेकिंग होती है कि कौन सा मिनरल आगे जाना है कि नहीं। वो चेकिंग होने के बाद जब पानी दूसरी तरफ निकलता है तो मिनरल को साथ ले जाता है, और जो भी मिनरल एक बार एंडोडर्मिस पार कर लेते हैं वो जाइलम में ऊपर तक चले जाते हैं, लीफ तक। तो अलोंग विद वाटर हमारे पास किसमें? इन जाइलम। और फिर क्या करेंगे? मूव करेंगे अपवर्ड, मूव करेंगे अप। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। बेटा मैं ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं पीछे लेक्चर में भी। हाँ, बेटा एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस दोनों में चैनल और पंप होते हैं। एपिडर्मिस में एंट्री कराते हैं और एक बार चेकिंग कहां होती है? एंडोडर्मिस में। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। फिर पानी के साथ मिनरल ऊपर चला जाएगा क्योंकि बल्क फ्लो हो रहा है। अब हमें पढ़नी है उसकी अनलोडिंग। अनलोडिंग का क्या मतलब होता है? मान लो मैंने कहा कि भाई देखो, आपने जैसे एयरपोर्ट है, आपने एंट्री करी, गेट था, एपिडर्मिस थी, ठीक है, आप गए थोड़ी दूर तक, फिर फाइनल चेकिंग हुई एंडोडर्मिस में, किसको किसको ऊपर जाना। आप प्लेन में बैठ गए, अब प्लेन लेके आपको दूर तक चला गया, तो मतलब जाइलम लेके आपको दूर तक चला गया। अब मिनरल को देना भी तो है, जाइलम में लाए हो, किसी को देना तो है, उसे अनलोडिंग कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? अनलोडिंग। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनलोडिंग। अब आओ अनलोडिंग की बात करते हैं। ये देखो बेटा, अनलोडिंग कैसी होगी? अब यहां अनलोडिंग का दो मतलब है। देखो अनलोडिंग कैसी होगी, आपको यह समझना है कि अनलोडिंग का क्या मतलब है। तो आप ये देखो कि जाइलम के पाइप से, ये जाइलम का पाइप था, मैं फिर रिपीट करूंगा इसे, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई। ये स्टेम है, ये मेरे पास रूट है, और ये मेरे पास जाइलम का पाइप है। तो मिनरल मेरे पास जाइलम के पाइप से ऊपर तक आ गए हैं। ये मेरे पास जाइलम का पाइप है, तो इसमें पानी और मिनरल ऊपर आ चुका है। आप मेरी बात ध्यान से देखें बेटा, पानी ऐसे ऊपर आ चुका है, तो मेरे पास यहां पर पानी है और साथ में मिनरल है। अब आपको पता है कि यहां पर लीफ होती है मेरे पास, ये लीफ यहां होगी, कुछ ऊपर जाके और लीफ होगी। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि मैं अनलोडिंग कैसे करूंगा। अनलोडिंग का मतलब होता है मिनरल कहां पर देना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले लोकेशन क्या है अनलोडिंग की? लोकेशन ऑफ अनलोडिंग, लोकेशन ऑफ अनलोडिंग क्या है? देखो मिनरल मुझे कहां कहां चाहिए होता है। मैं आपसे अगर पूछूं
मैं आपसे कहूं प्लांट को मिनरल कहां चाहिए, आप कहोगे कि प्लांट को मिनरल वहां चाहिए जहां ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रही है। तो ग्रोथ कहां हो रही है बेटा, मेरिस्टेम पर। कौन सी मेरिस्टेम, एपिकल इंटरकैलरी, ऐसी ये वर्ड आप याद कर लो, मैं समझाऊंगा इसे। यहां पर मुझे अनलोडिंग होगी। उसके अलावा फ्रूट, यंग फ्रूट, जो नए फ्रूट बन रहे होंगे वहां पर अनलोडिंग करानी है, मिनरल वहां चाहिए। यंग लीफ पर चाहिए, आप देख रहे हो, मुझे यंग लीफ पर देना है, सीड पर देना है, फ्लावर पे देना है, आप समझो ध्यान से। और मुझे कहां पर देना है, फाइन वीन्स। अब ये फाइन वीन्स क्या होती हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। जैसे पानी यहां तक आ गया, जैसे ये लीफ बना दिया आपने, तो लीफ में पानी यहां तक आएगा, तो जो ये पतली पतली वीन्स होती है ना, यहां पर अभी भी ग्रोथ हो रही होती है लीफ की यहां से, तो वहां पर मुझे अनलोडिंग करनी होती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो लोकेशन ऑफ अनलोडिंग क्या है। मिनरल्स को कहां अनलोड किया जाता है, मिनरल्स को वहां दिया जाता है जहां ग्रोथ हो रही है, जैसे कि यंग लीफ, यंग फ्रूट, सीड, फ्लावर, फाइन वीन्स, पतली वीन्स, ये पतली पतली वीन्स है यहां पर, यहां दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ये जब मैं मिनरल दे रहा हूं, नहीं ये एक्टिव है कि पैसिव है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, इसको जरा ऐसे समझो। एक रिवर है, रिवर के अंदर सारी चीजें बहती हुई जा रही हैं, यही बल्क फ्लो मास फ्लो था। मान लो रिवर के अंदर सोडियम पोटेशियम सब बहकर जा रहा है, ठीक है। तो कुछ सोडियम पोटेशियम तो अपने आप चला जाएगा इधर उधर। मान लो मैं कहता हूं एक गांव है, वहां बाढ़ आई, गांव में बाढ़ आई, ठीक है, फ्लड आ गई, तो उस फ्लड में सारी चीजें बहती हुई जा रही हैं, ठीक है, क्लियर है। अब उस बाढ़ ने क्या किया, उसमें एक मान लो कोई चीज बह रही थी, मान लो एक बुक बह रही थी, वो इधर देख दी। उसमें मान लो एक चेयर बह रही थी, वो इधर फेंक दिया। तो बेसिकली बल्क फ्लो मास फ्लो क्या है, पानी फ्लो करके आ रहा है, उसने कुछ मिनरल्स तो खुद दे दिए, लेकिन आपको दिखा कि यार उसमें कुछ काम की चीज जा रही है जो मेरे काम की मैं निकाल सकता हूं, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि बल्क अनलोडिंग जो होती है वो दोनों तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। कुछ तो डिफ्यूजन से चला जाता है, अगर कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है किसी मिनरल की, यहां कम है, तो वो डिफ्यूजन से चला जाता है, नॉर्मल डिफ्यूजन से ऐसे चला गया पानी के साथ। अगर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई मिनरल ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा पर इसमें उतना है नहीं, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि जो अनलोडिंग है वो एक्टिव और पैसिव दोनों होता है। क्लियर, एक्टिव और पैसिव क्या होता है, बोथ। ये ध्यान रखना बेटा, आपको याद रखना है कि जो अनलोडिंग ऑफ मिनरल होती है वो एक्टिव और पैसिव दोनों होती है। पैसिव में एनसीईआरटी डिफ्यूजन लिखती है कि मिनरल डिफ्यूज करके चला गया पानी के साथ, और एक्टिव में मेरे पास क्या होगा, बेसिकली उनको लीफ, उन एरियाज को एनर्जी खर्च करके मिनरल लेना पड़ेगा। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, क्लियर बेटा। एंडोडर्मिस में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एंडोडर्मिस में चैनल और पंप दोनों होते हैं। वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल क्या है एंडोडर्मिस में। अगर बाहर ज्यादा है तो चैनल से आ जाएगा, कम है तो पंप से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आपको एग्जैक्टली क्लियर है कि जब मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं वो एक्टिव पैसिव दोनों होता है, पर मोस्टली एक्टिव होता है। और यहां पर भी क्या होगा, डिफ्यूजन और एक्टिव दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्लियर है ये चीज? बेटा अगर सारी चीजें जाइलम से मिल रही, पर रूट को खाना तो लाना पड़ेगा ना। रूट में फ्लोएम से, एक बच्चे ने पूछा है कि रूट में फ्लोएम क्यों चाहिए, पर रूट तक खाना तो लाना पड़ेगा ना, तो वो खाना रूट तक लाने के लिए फ्लोएम चाहिए। क्लियर है? एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी समझ आएगा, जल्दी करो। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ो, आपको क्लियर आएगी अनलोडिंग कैसे कर रहे हैं। अब आओ जरा एक चीज बताओ जरा, अब मेरे पास मोबाइल और इमोबाइल मिनरल क्या होता है, जरा ये देखो बेटा, एक बार देखो जरा। हम मिनरल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें मोबाइल और इमोबाइल मिनरल कुछ होता है। देखो इधर, ये लीफ है, ये एक ओल्ड लीफ है। ओल्ड लीफ को हम क्या कहते हैं, सेनीसेंट लीफ। सेनीसेंट मतलब ये मरने वाली है, ये लीफ क्या है, मरने वाली है। दिस इज ओल्ड लीफ, इसे मैं सेनीसेंट लीफ कह रहा हूं। सुन ले ध्यान से, बिल्कुल फास्ट करा रहा हूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो बस। दिस इज यंग लीफ, ये यंग लीफ है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास हम क्या करते हैं बेटा, देखो हम क्या करते हैं, ये ओल्ड लीफ है, ये गिरने वाली है।
तो इस लीफ को गिराने से पहले इनके सेल्स में से कुछ मिनरल को निकाल कर हम क्या करते हैं, यंग लीफ में भेज सकते हैं ऐसे कुछ मिनरल को। तो हम ये चीज लिख रहे हैं बेटा, हम ये चीज लिख रहे हैं कि फ्रॉम ओल्ड सेनीसेंट लीफ सम मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन यंग लीफ। तो कुछ मिनरल हम किस में भेज देते हैं बेटा, यंग लीफ में भेज देते हैं। सुन लो ध्यान से, ओल्ड लीफ से कुछ मिनरल यंग लीफ में भेज देता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये आपने कोई सेल बना लिया, ये मेरे पास सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल के इधर एक लेयर होती है मिडल लैमेला, ध्यान देना बेटा, मिडल लैमेला में कैल्शियम होता है, मिडल लैमेला में कैल्शियम होता है। मैं आपसे एक चीज बताता हूं, मान लो आप घर शिफ्ट कर रहे हो, घर शिफ्ट करते वक्त एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो, मुझे एक चीज बताओ, घर में एक चेयर है और मान लो चेयर टेबल और ये दीवारें हैं, तो आप घर शिफ्ट करते वक्त क्या ले जाओगे, चेयर टेबल ले जाओगे, दीवारें ले जाओगे, डेफिनेटली चेयर टेबल ले जाओगे। तो जो मिनरल साइटोप्लाज्म में होते हैं, उन्हें मूव करना आसान होता है, तो वो जनरली मोबाइल होते हैं। लेकिन जो मिनरल उसकी सेल वॉल में होते हैं, जैसे कैल्शियम, सल्फर, उनको मूव करना मुश्किल होता है। असल में क्या हुआ है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में यहां पर कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है कि सल्फर मोबाइल है, नहीं, सल्फर इमोबाइल होता है। तो आपको याद रखना है कि जो मिनरल सेल वॉल का पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, उन्हें मूव करना मुश्किल होता है, तो उन्हें हम कहते हैं इमोबाइल। तो इमोबाइल में कौन आ जाएगा, याद रख लो, दैट इज कैल्शियम एंड सल्फर। और मोबाइल में मेरे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, ठीक है, पोटेशियम आ जाएगा। ये मोबाइल हो गए बेटा, ये मोबाइल हो गए, क्योंकि ये किस में होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म का पार्ट है। और ये वाला किसके पार्ट है, सेल वॉल का पार्ट है, सेल वॉल या मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो इसलिए इनको मूव करना मुश्किल होता है। समझ आया नहीं आया? मोबाइल का मतलब नहीं पता यार तुझे, क्या कर रहा है बच्चे? मोबाइल मतलब मूव करने वाला, जो यहां से यहां मूव कर जाए। क्लियर? हां, अगर आपको सल्फर को लेके कंफ्यूजन है, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, एक पीवाईक्यू भी है, उसमें गड़बड़ दे रखा है। एक 2013 का या 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहां भी गड़बड़ है। एनसीईआरटी ने मिनरल न्यूट्रिशन में सल्फर को इमोबाइल लिखा है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मोबाइल लिखा है। मोबाइल मतलब मूव करने वाला, सल्फर इमोबाइल होता है, याद कर लो बस। ठीक है? एक बच्चा लिख रहा है सर आप सारे चैप्टर के नोट्स दोगे। उस बच्चे का जवाब यह है, जब तुम पेरेंट्स तुम्हें सुबह खाना खिलाते हैं रोटी बना के, कहते हो डेली खिलाओगे, ऐसे पूछते हो तुम। अभी जब पूरे साल पढ़ाएंगे तो तुम्हारी पूरे साल नहीं हेल्प करेंगे, हैं? अनसर्ड क्वेश्चन पूछते हो मास्टर से, गधा टाइप का बच्चा है सब, हैं? ऐसे क्वेश्चन से बहुत इरिटेशन होती है। हाँ आगे चलो, आगे आ जाओ भाई। ये वाला पॉइंट देखो, ध्यान से सुन लो बेटा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी होती है मिनरल की? देखो, नाइट्रोजन की ऑर्गेनिक फॉर्म होती है, नाइट्रोजन के लिए बता रहा हूं, नाइट्रोजन की ऑर्गेनिक फॉर्म होती है ये अमीनो एसिड, और नाइट्रोजन की इनऑर्गेनिक फॉर्म है NO3 माइनस, NO2 माइनस। क्लियर है? हां ठीक है, क्लियर। ये देखो बेटा, अमीनो एसिड और NO3 माइनस, NO2 माइनस, ये नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म है? दिस इज अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक फॉर्म है, और ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस की ऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं न्यूक्लियोटाइड, दीज आर ऑर्गेनिक फॉर्म। और जो फॉस्फेट होता है ना, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है। ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है। क्लियर है? ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है। NH4+ भी लिख लो, दिस इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक फॉर्म। अब मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं वो सुन लो ध्यान से, जो मैं क्या कहने चाह रहा हूं बेटा आपको। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा माना जाता था पहले कि
जाइलम इनऑर्गेनिक फॉर्म का ट्रांसपोर्ट करती है, फ्लोएम ऑर्गेनिक फॉर्म का। ऐसा नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो, ओल्ड लीफ से यंग लीफ में कौन लेकर जाएगा? फ्लोएम लेकर जाता है। ये किसके थ्रू होता है? बाई फ्लोएम होता है। अगर मैं फ्लोएम में से क्या मूव करूंगा, मान लो मैं पोटेशियम मूव कर रहा हूं या नाइट्रोजन मूव कर रहा हूं, तो मैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में कर सकता हूं। मेरा पॉइंट यह है, ऐसा माना जाता था कि फ्लोएम ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट करती है और जाइलम इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट करती है। ऐसा नहीं होता। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम कैन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल जाइलम जो है, जाइलम कैन ट्रांसपोर्ट बोथ नाइट्रेट एंड अमीनो एसिड। ये चीज समझ में आ रही है? सिमिलरली फ्लोएम कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म, दोनों तरह की फॉर्म ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जाइलम इनऑर्गेनिक के लिए और फ्लोएम ऑर्गेनिक के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा माना जाता था पहले, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, फ्लोएम में इनऑर्गेनिक मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट होता है और ऑर्गेनिक फूड का तो होता ही है। जाइलम में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, यह बताना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म मिनरल्स की क्या है आपको बता दी। इसका डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में है, वहां जरूर करेंगे। क्लियर है बेटा? के प्लस मेलिट थ्योरी है स्टोमेटा। अमोनिया ऑर्गेनिक कैसे भाई? अमोनिया ऑर्गेनिक कैसे? ऑर्गेनिक का शब्द का मतलब भी पता है तुम लोगों को? ऑर्गेनिक मतलब किसी ने बनाया और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अमोनिया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है? बाहर से नहीं, बाहर नहीं होता बिल्कुल भी। अमोनिया होता है। क्लियर? हां, आगे आ जाओ। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे बेटा। अब यहां तक आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी जो मैंने यहां लिखी। मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसा है? मिनरल का एब्जॉर्प्शन आयनिक फॉर्म में है, बोथ एक्टिव और पैसिव है, बट मोर एक्टिव है। क्या आप ये चीज अब याद रख पा रहे हो? मूवमेंट किसके साथ है? विद वाटर। विद वाटर मूव करेगा। एक बार चेकिंग होती है किसमें? चेकिंग इन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में बस चेकिंग होती है। मूवमेंट विद वाटर थ्रू जाइलम। किसके थ्रू है? मेनली जाइलम के थ्रू। ज्यादा जगह जाइलम है। अनलोडिंग कैसे होती है? रीजन बता दिए। डिवाइडिंग सेल्स होने चाहिए, डिवाइडिंग रीजन होना चाहिए, और एक्टिव और पैसिव दोनों है। एक्टिव एंड पैसिव बोथ, ये दोनों होगा। क्लियर है? क्लियर? एक्टिव और पैसिव बोथ। ठीक है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? एक पूछ रहा है व्हेन विल विद दिस चैप्टर बी कंप्लीटेड। अभी कर देते हैं बेटा, छोड़ देते हैं टॉपिक 2-3। क्या तूने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी होंगी एनसीईआरटी में? खोल ले एक बार, पढ़ ले। सारा पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकता, पाप लगेगा मुझे। आ जाओ भाई, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक है। हाँ, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो। बिल्कुल फास्ट पढ़ रहे हैं, 10 से 15 मिनट में फिनिश करेंगे। फोकस करो, फिर क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, डेफिनेटली फास्ट करना चाहिए थोड़ा सा और। आ जाओ फटाफट से, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल बेटा, हम लोग प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म लिखते हैं। प्रेशर फ्लो कहते हैं इसमें। प्रेशर फ्लो या बल्क फ्लो दोनों लिख सकते हो, पर मोस्टली हम लोग लिखते हैं प्रेशर फ्लो। फोर्स क्या होती है? पुश होती है। पुश का मतलब होता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। फोर्स कौन सी लगती है बेटा? पुश लगती है। याद करो, जाइलम में पुल लग रहा था। पाथवे क्या है? सिंप्लास्ट। सिंप्लास्ट क्यों है? बिकॉज अकर थ्रू क्या?
अकर थ्रू मेरे पास सीव ट्यूब, किसके थ्रू हो रहा है? सीव ट्यूब के थ्रू हो रहा है। तो मैंने प्रिंसिपल लिख दिया प्रेशर फ्लो, मैंने प्रिंसिपल लिख दिया प्रेशर फ्लो और बल्क फ्लो, मैंने फोर्स लिख दिया है पुश, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पाथवे लिख दिया है सिम्प्लास्ट, जो किसके थ्रू होगा? सीव ट्यूब के थ्रू। सीव ट्यूब लिविंग सेल होता है, सीव ट्यूब क्या होता है? लिविंग सेल होता है। अब मैं आपको फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ाने से पहले एक मॉडल पढ़ा रहा हूं जिसे सोर्स और सिंक कहते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एक टॉपिक है, उसको समझना है कि फ्लोएम में खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे कि हमने जाइलम में पढ़ा था, वहां हमने प्रिंसिपल फॉलो किया था बल्क फ्लो। ये बल्क फ्लो ही है, उसका एक और नाम दिया जाता है प्रेशर फ्लो। ठीक है, यहां पर अलग नाम रख देते हैं। और इसमें क्या लगती है बेटा? पुश लगता है। पुश का मतलब धक्का दिया जाता है खाने को पानी के साथ। तीसरी चीज किसके थ्रू होता है? सीव ट्यूब के थ्रू खाने का ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम में एक सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप के, जिन्हें हम सीव ट्यूब कहते हैं, और सीव ट्यूब में से जाना सिम्प्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सिम्प्लास्ट कहलाता है। ठीक है, क्लियर बेटा? जाइलम पैरेन्काइमा से अगर होगा तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सोर्स और सिंक कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। सोर्स और सिंक। सोर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोर्स? सोर्स क्या होता है बेटा? सोर्स क्या होता है आप समझे ध्यान से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोर्स? सोर्स का मतलब होता है फ्रॉम वेयर फूड मूव्स, फूड जहां से मूव करेगा, फ्रॉम वेयर फूड मूव टू अदर लोकेशन, जहां से अदर लोकेशन पर खाना मूव करता है उसे सोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, जहां खाना बनता है, लीफ फूड बनता है जहां पर, उसे सोर्स कहते हैं। सिंक क्या होगा? प्लेस वेयर फूड रीचेस, जहां पर खाना पहुंचता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सोर्स और सिंक, समझो ध्यान से। सोर्स जैसे मान लो ये कॉन्सेप्ट देखो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए एक मॉडल था जिस साइंटिस्ट का नाम था मुंच, MUNCH। उस साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया सोर्स और सिंक का। उसने बोला सोर्स वो जगह होती है जहां खाना बनता है, ठीक है, वो सोर्स हो सकता है। सिंक वो हो सकती है जहां खाना पहुंचता है। तो खाना कहां पहुंचेगा? रूट में, रूट में पहुंच सकता है। उसके अलावा कहां पहुंच सकता है? यंग लीफ पे, है ना। डिवाइडिंग सेल्स हो गई, फ्रूट हो गए, फ्रूट में खाना स्टोर होगा ना। देखो ऐसी जगह जिनको खाना चाहिए वहां पहुंचेगा खाना, या जहां खाना स्टोर किया जाएगा, जहां खाना स्टोर करेंगे, या जो जगह खाना नहीं बनाती वो सिंक होता है। तो सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सोर्स, ये फ्लोएम है बेटा, फ्लोएम का क्या है? सीव ट्यूब। तो सोर्स और सिंक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि खाना सोर्स से सीव ट्यूब में डाला जाता है और सिंक में निकाल लिया जाता है, और खाना मूव करता है किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू, सीव ट्यूब के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, फूड इज लोडेड फ्रॉम सोर्स, सोर्स से खाने को लोड कर दिया किस में? इन फ्लोएम। फ्लोएम में कहां पर? सीव ट्यूब में। कहां पर? सीव ट्यूब में। एंड फूड इज अनलोडेड, फूड को वापसी निकाल दिया गया, ठीक है। फूड इज अनलोडेड टू सिंक, क्लियर? टू सिंक, यहां तक समझो ध्यान से। तो फूड इज अनलोडेड टू सिंक, ठीक है। फूड इज लोडेड फ्रॉम सोर्स इन फ्लोएम, सोर्स में लोड कर दिया गया किसमें? फ्लोएम में। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गई? ठीक है। तो सोर्स और सिंक, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्या हो गई? क्लियर हो गई, ठीक है। क्लियर है, ये चीज बिल्कुल क्लियर रखना बेटा आप, ठीक है। तो इसे सोर्स सिंक कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल टाइम में देखो, ये मान लो स्टेम है, ये लीफ है और ये रूट है। तो नॉर्मल टाइम में रूट मेरे पास सिंक सोर्स हो गया। लेकिन मुझे एक कंडीशन बताओ, स्प्रिंग सीजन में
जैसे मैं एनसीईआरटी क्या लिखती है कि सोर्स और सिंक कोई फिक्स जगह नहीं है। मान लो ऐसी जगह जब प्लांट पर कोई लीफ नहीं है, जिसे हम कहते हैं ऑटम होता है ना, पतझड़ के बाद की बात हो रही है जब नई लीफ आनी होती है। तो नई लीफ आनी होती है जिसे मैं अर्ली स्प्रिंग कह रहा हूं। अर्ली स्प्रिंग का मतलब अभी नई लीफ आनी है। तो मैं कह रहा हूं कि ट्री पर कोई लीफ नहीं है, तो रूट किसका काम करती है? रूट एक्ट एज सोर्स। रूट में से खाना निकालते हैं और किसको देते हैं? ब्रांचेस पे जो डिवाइडिंग सेल होते हैं। यहां पर जो डिवाइडिंग सेल है वो सिंक हो जाता है। सिंक मतलब जहां खाना पहुंचेगा। तो सोर्स और सिंक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। सोर्स वो जगह होती है जहां से खाना मूव करेगा, सिंक वो होती है जहां खाना पहुंचता है। नॉर्मल समय में, नॉर्मल टाइम में सोर्स लीफ होती है, मैच्योर लीफ। सिंक यंग लीफ, फ्रूट, रूट, ये जगह पर खाना पहुंचाया जाता है। लेकिन एक ऐसा समय जब प्लांट पर कोई लीफ नहीं है, एक भी लीफ नहीं। आपने देखा पत्ती सारी गिर गई, लीफ सारी गिर गई। अब दोबारा से लीफ बनाने के लिए खाना चाहिए और लीफ ही खाना बनाती, तो खाना कहां से आएगा? तो जो रूट का जो स्टोर खाना है वो ऊपर जाता है और उस जगह को मिलता है जहां पर नई लीफ बनानी है, तो उसे सिंक कह दिया। तो सोर्स और सिंक कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि देख लो, इस चीज को देख लो बेटा, ये चीज हम देख सकते हैं यहां पर कि इन स्प्रिंग सीजन विदाउट लीफ दिस बिकम्स सोर्स एंड दिस बिकम्स सिंक। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि सोर्स और सिंक जो है बेटा मेरे पास कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है ना। दिस मीन्स सोर्स एंड सिंक कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ प्लांट। प्लांट की नीड के हिसाब से वो बदल जाएगा। प्लांट की नीड के हिसाब से वो बदल जाएगा, समझ लो ध्यान से, जरूरत के हिसाब से बदल जाएगा। नॉर्मल टाइम में सोर्स और सिंक अलग है और स्प्रिंग में सोर्स और सिंक अलग है। नॉर्मल टाइम में सोर्स है मैच्योर लीफ, सिंक हो सकता है यंग लीफ हो, रूट हो, मेरिस्टेम हो और फ्रूट हो। और स्प्रिंग सीजन में सोर्स क्या होगा? रूट से खाना निकालो, तो डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेम या यंग लीफ। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब पढ़ो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया? कितना तुम्हारा है वो, ठीक है? क्लियर है? अरे इस पे ध्यान दे ले भाई, बच्चा रो रहा है। आधे तो बेवकूफ ही हैं पूरे एकदम से। क्लियर? हाँ, हाँ, तुम तो हंसते हुए पैदा हुए थे ना सारे, जब से पैदा हुए तब से हंसी रहे नीट के पेपर तक, हैं मक्कार? पढ़ लो इधर ध्यान से। एक कह रहा है गर्लिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो नहीं तो दे जरा। सीव ट्यूब के बारे में समझो। देखो इधर, सीव ट्यूब क्या होती है? देखो तुम्हारे पास जो फ्लोएम होता है उसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरा सेल होता है फ्लोएम फाइबर, तीसरा होता है सीव ट्यूब और फोर्थ होता है कंपेनियन सेल। ये 4 तरह के सेल होते हैं, ठीक है? हाँ, क्लियर? इधर देखो बेटा, सारे देखो ध्यान से, फटाफट से समझो जरा। मैं फ्लोएम के बारे में बता रहा हूं, फिर आगे खत्म करते हैं इसको। अबाउट सीव ट्यूब की बात कर रहे हैं हमारे पास।
तो सीव ट्यूब क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। तो मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं आपको यहां पे क्या बता रहा हूं कि मेरे पास ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, 4 तरह के सेल होते हैं। ये मेरे पास सीव ट्यूब का सेल है बेटा। सीव ट्यूब जो होता है, सीव ट्यूब का जो सेल है मेरे पास, सीव ट्यूब है, इसमें मेरे पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें क्या नहीं होती? न्यूक्लियस नहीं होती। इस वाले सेल को कहते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है। कंपेनियन सेल जो होता है इसमें न्यूक्लियस होता है। आप देख लो ध्यान से, ये वाला जो सेल होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। यहां पर इनके देखो, मान लो आपके पास एक गिलास है, ऐसे गिलास है, उसमें आपने पानी भरा हुआ, वो सीव ट्यूब है, एक और ग्लास नीचे लगा दी है, तो उसके जो एंड वाले हिस्से ना, 2 ग्लास जहां जोड़ी है, उसे एंड वाले हिस्से को सीव प्लेट कहते हैं। इसे कहते हैं सीव प्लेट। और वहां पर जो ये छेद हैं जिनसे आर पार ये कनेक्ट है, इसे सीव पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीव पोर। और सीव ट्यूब में बेटा एक वैक्यूल होता है, एक लार्ज क्या होता है? वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। तो आपको क्या करना है, फ्लोएम के अंदर इन दोनों के बारे में जानना है। कंपेनियन सेल जो होता है, कंपेनियन सेल जो होता है, कंपेनियन सेल जो होगा बेटा, उसका कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। किसके साथ कनेक्शन होता है? सीव ट्यूब के साथ। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, उसके अलावा ये छेद होते हैं जिनसे 2 सेल ऐसे कनेक्ट होते हैं ताकि एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब बन जाए। और ये जो छेद है इसे सीव पोर कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सीव पोर। और इसे हम सीव प्लेट कहते हैं, जिस पर ये छेद होते हैं इन्हें सीव प्लेट कहते हैं। यहां से मेरे पास एक धागा होता है जो ऐसे आर पार गया हुआ होता है, ऐसे ऐसे एक धागा होगा, मतलब जो आर पार ऐसे जाता है, थ्रू आउट जाता है ऐसे। मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो आपके पास क्या क्या बना रहा हूं मैं, सीव ट्यूब दिखा रहा हूं आपको कैसी दिखती है। ये मैंने सीव ट्यूब बना दी। इसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है, अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल पानी भरा होता है, साइटोप्लाज्म। मेरे पास ऐसे धागे होते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। क्या नाम देते हैं इन्हें? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड नाम देते हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप क्या करो, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो आपका जो रूम है, इस रूम में अगर आप ऐसे दीवार खींच लो तो उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये जो मेरे पास ये सीव ट्यूब का सेल है, ये सीव ट्यूब वाला सेल है, सेल से सेल जोड़कर पूरी एक लंबी ट्यूब बनती है जिसे सीव ट्यूब कहते हैं। तो ये सीव ट्यूब बन गया। इस सीव ट्यूब में ये मेरे पास, इन्हें सीव पोर कहते हैं। यहां से आर पार ऐसे एक धागे गए होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। अब होता यह है, इन धागों की वजह से छोटे छोटे एरियाज बन जाते हैं जहां पर चीजों की मूवमेंट हाई प्रेशर से कर सकते हैं। मान लो मैं एक बड़ी सी ट्यूब को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दूं जिसमें से पानी की मूवमेंट तेजी से हो सके, क्योंकि बड़े वॉल्यूम में धीरे होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि एक लिविंग सेल है जिसका नाम कंपेनियन सेल है। यह भी लिविंग सेल है विदाउट न्यूक्लियस, इसे सीव ट्यूब कहते हैं। सीव ट्यूब में एक सेल दूसरे सेल से ऐसे जुड़ा रहता है, जिसकी एंड वॉल पर ऐसे छेद होते हैं जहां से चीजें मूव कर सकती हैं। कुछ आ रहा समझ? क्लियर है? फाइबर, फ्लोएम फाइबर लिखा तो है, फ्लोएम फाइबर यार ये लिखा तो है। नहीं करना, ये दोनों नहीं पढ़ना तुम्हें, इन्हीं के बारे में बता रहा हूं, बस इन दोनों के बारे में। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले समझो क्या क्या पॉइंट बताया। देखो, दिस इज सीव ट्यूब, इसमें ये सीव पोर हैं, ये सीव पोर हैं, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, और ये मेरे पास कंपेनियन सेल है। इतने पॉइंट याद रखने आपने, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे सेक्शन बनाओगे किसकी मदद से? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की मदद से, धागे होते हैं उनकी मदद से, ठीक है। इसको इसलिए बता दिया क्योंकि इसको मैं यूज करने वाला हूं, इसको मैं यूज करने वाला हूं। इधर ध्यान दो, ठीक है। इधर देखो बेटा एक बार फटाफट से आ जाओ भाई। मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। फूड कौन बनाएगा? फूड कौन बनाता है?
लीफ बनाती है। लीफ में कौन सा सेल? एक खास तरह का सेल होता है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल ने में लीफ ने खाना बनाया। फूड किसकी फॉर्म में बनाया? ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, उसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें? सुक्रोज में। सुक्रोज कितने कार्बन होता है? 12 कार्बन। इतनी बात समझो पहले। दिस इज मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेल है बेटा, दिस इज मीजोफिल सेल। यहां पर देखो सारे, ये ग्लूकोज था, ये क्या था? ग्लूकोज। पूरा मैकेनिज्म समझो। ग्लूकोज में को कन्वर्ट कर दिया सुक्रोज में। दिस इज सुक्रोज। दिख रहा है सबको? पूरा मैकेनिज्म समझो बेटा, पूरा मैकेनिज्म समझो ध्यान से, ध्यान से पूरा मैकेनिज्म समझो। दिस इज सिंक। सिंक मेरे पास रूट सेल है। दिस इज सोर्स, लीफ में है ये। दिस इज कंपेनियन सेल। आपको पता है कंपेनियन सेल में क्या होता है? कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है। दिस इज सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, ये सीव पोर है। यहां आपने पढ़ा हुआ एक धागे होते हैं, आर पार ऐसे आते हैं, वो चीज उस पर बात करेंगे। इस पे मेरे पास न्यूक्लियस भी होता है। चलो ध्यान से देखो बेटा, न्यूक्लियस भी होता है। अब मैकेनिज्म पे फोकस करो। क्या आपको ये शुरुआती चीज समझ में आ गई? मैं रिपीट करने वाला हूं। ये यहां पर जाइलम है बेटा, दिस इज जाइलम। ये बगल में जाइलम का पाइप है, इसमें पानी भरा हुआ है, मस्त एकदम पानी भरा हुआ है। अब देखो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूं। मैकेनिज्म ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस करो। देखो मेरे पास ये, पहले सुन लो पहले एक बात, ये मीजोफिल सेल है, इसमें सुक्रोज सोर्स है, ये सोर्स। रूट मेरे पास सिंक होता है, पहली बात समझ में आ गई। ये मेरे पास कंपेनियन सेल है जिसमें अपना न्यूक्लियस होता है। ये सीव ट्यूब है, दिस इज सीव ट्यूब। ये मेरे पास क्या है बेटा? दिस इज सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब है। यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। जाइलम का पाइप है। अब जरा मैकेनिज्म समझो। सबसे पहले ध्यान दो बेटा, सबसे पहले सुक्रोज को, पहला पॉइंट, सुक्रोज को एनर्जी खर्च करके यहां डाल दिया जाएगा, किसमें? कंपेनियन सेल में। तो पहला पॉइंट सीक्वेंस क्या है मेरे पास? देखो पहला पॉइंट सीक्वेंस क्या है? ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है सुक्रोज में। किसके अंदर हुआ है? ये दोनों मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में सुक्रोज को कहां भेज दिया गया? सुक्रोज को कहां भेजा? सुक्रोज को कहां भेजा बेटा? कंपेनियन सेल में। सुक्रोज यहां आ गया। और कैसे आ गया? एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब होता है एनर्जी खर्च करके। तो पहला पॉइंट ये हो गया, देखो पहला पॉइंट ये हो गया कि एनर्जी खर्च करके सुक्रोज को यहां ले आए। दूसरा पॉइंट ये है कि एनर्जी खर्च करके ही सुक्रोज को यहां डाल दिया। इसे कहते हैं लोडिंग कर दी, सुक्रोज की लोडिंग कर दी यहां पर। देख लो, दिस इज सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट ये है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सुक्रोज को एनर्जी खर्च करके किस में डाला है? कंपेनियन सेल में। एनर्जी खर्च करके सुक्रोज को किस में डाल दिया? सीव ट्यूब में। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सुक्रोज को फिर यहां से किस में डाल दिया है? सुक्रोज को किस में डाल दिया? सीव ट्यूब में डाल दिया। और ये सेकंड पॉइंट हो गया। और ये भी डाला एनर्जी खर्च करके, एक्टिवली। क्या आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? हमने कहा है कि प्लांट ने, लीफ ने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया सुक्रोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया सुक्रोज में। एनर्जी खर्च करके कंपेनियन सेल में डाला, कंपेनियन सेल से एनर्जी खर्च करके किस में डाल दिया बेटा? एनर्जी खर्च करके किस में डाल दिया? सीव ट्यूब में। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां मेरे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है? हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है बेटा? देखो, नाउ सॉल्यूशन इन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूट ज्यादा हो गया, या मैं बोलूंगा वाटर पोटेंशियल लो हो गया।
क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल लो हो गया। ये थर्ड स्टेप है बेटा, दिस इज थर्ड स्टेप, हाइपरटोनिक हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, पानी यहां से यहां आएगा, क्योंकि पानी की जरूरत होगी ना मुझे। अब पानी जाइलम से मूव करेगा सीव ट्यूब में, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर वाटर मूव फ्रॉम जाइलम इनटू सीव ट्यूब। किसमें मूव कर गया, सीव ट्यूब में मूव कर गया पानी। इधर देखो बेटा, देखो ग्लूकोज से सुक्रोज बनाया, सुक्रोज को एनर्जी करके खर्च करके यहां डाल दिया, फिर सुक्रोज को एनर्जी खर्च करके यहां डाल दिया, जाइलम में से पानी यहां आ गया। अब यहां पर एक पुश डेवलप हो जाएगा। एनसीईआरटी लिखती है ऑस्मोटिक प्रेशर, मुझे लिखना नहीं चाहिए। यहां पर एक तरह का क्या डेवलप हो जाएगा, पुश। क्या डेवलप हो जाएगा, एक तरीके का पुश डेवलप हो जाएगा। पुश समझ में आ रहा है, तो इन फ्लोएम ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर मेरे पास क्या डेवलप हो गया, पुश डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, पुश डेवलप हो गया। तो ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर मेरे पास क्या डेवलप हो गया बेटा, पुश डेवलप हो गया। देख लो, पुश समझ में आता है, ये पानी को धक्का देगा यहां से। तो दिस इज फोर्थ स्टेप। और फिर मैंने फिफ्थ क्या लिखा, पुश डेवलप। फिफ्थ में क्या लिख दिया बेटा, पुश डेवलप। पुश डेवलप होने को फिफ्थ लिख दिया। अब ये सारा ऐसे इसके साथ मूव कर जाएगा यहां लो प्रेशर की तरफ। पुश डेवलप हुआ है तो यहां आ जाएगा सुक्रोज इसके साथ। दिस इज सिक्स स्टेप। तो देखो इधर, सबसे पहले क्या हुआ है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ सुक्रोज में, सुक्रोज एनर्जी खर्च करके कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब में सुक्रोज जाने से कैसा सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक। पानी आया जाइलम से सीव ट्यूब में, इन फ्लोएम ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर पुश डेवलप। दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ। अब क्या होगा, वाटर प्लस सुक्रोज मूव करेगा कहां पर, मूव नियर सिंक, नियर सिंक के पास आ गया। सिंक देखो कौन है, दिस इज सिंक, सुक्रोज इसके पास आ गया। अब हम एनर्जी खर्च करेंगे बेटा, एक्टिवली सुक्रोज को यहां डाल देंगे, एक्टिवली सुक्रोज को यहां डाल देंगे। देख लो आप ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, सुक्रोज को क्या करेंगे बेटा, सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू सिंक। कैसे, एक्टिवली। कैसे डाल दिया, एक्टिवली डाल दिया, एनर्जी खर्च करके डाला है। तो सीक्वेंस ये है कि ग्लूकोज सुक्रोज मीजोफिल सेल से यहां गया, फिर यहां से सीव ट्यूब में सॉल्यूशन बन गया हाइपरटोनिक, जाइलम से पानी आया है, उसके बाद वहां पुश डेवलप हुआ, उसने मूव करा दिया कहां पर, सिंक के पास मूव करा दिया। देखो बेटा, सिंक के पास मूव करा दिया, सुक्रोज निकाल दिया यहां पर। सुक्रोज निकालने से यहां पर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। जब आप सोल्यूट हटाओगे वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा और पानी वापसी किस में चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। तो इस तरीके से हो रहा है, देखो आप खुद से देखो, उससे क्या होगा बेटा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा कहां पर, इन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, उससे क्या होगा, वाटर मूव बैक इनटू जाइलम। ये पूरा मैकेनिज्म है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें उसने ऑस्मोटिक प्रेशर बताकर कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जहां सोल्यूट ज्यादा है वहां हाई प्रेशर बोल दिया, जबकि हम क्या, सॉरी, लो प्रेशर बोल दिया है जहां सोल्यूट लेकर गए ऐसे करके। तो उसको नहीं लेना आपने, आपको मैं जो पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। मैंने आपको बताया कि लोडिंग एक्टिव है, दिस लोडिंग इज एक्टिव। सुक्रोज को यहां से यहां डाला, यहां से यहां डाला। जब सुक्रोज को यहां डाला तो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया, फिर उससे पानी आया है और एक पुश डेवलप हुआ। पुश डेवलप होने के बाद पानी यहां से यहां मूव कर गया सिंक के पास। मैंने सुक्रोज निकाल के सिंक में डाल दिया, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, पानी वापसी चला गया। यह मैकेनिज्म है, क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे लोडिंग ऑफ सुक्रोज क्या है,
लोडिंग ऑफ सुक्रोज क्या है? आप कहोगे एक्टिव, एनर्जी खर्च करी। अनलोडिंग क्या है? आप कहोगे सर एक्टिव। अनलोडिंग कहां हुई? सिंक पे। लोडिंग कहां हुई है? फ्रॉम सोर्स। क्लियर? ठीक। दूसरी चीज, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ने फिर मदद भी करी थी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड फर्दर हेल्प, उसने मदद करी थी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ने क्या करी थी? मदद करी थी बेटा। क्लियर है? हां, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ने कैसे मदद करी थी? आप देखो कि अगर मेरे पास, इधर देखो बेटा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ने कैसे हेल्प करी कि मेरे पास ये देख रहे हो, जितना कम एरिया होगा उसमें से तेज मूवमेंट होगी। जितना कम एरिया होगा उतनी तेज मूवमेंट होगी। क्लियर है? आप देख लो बेटा, देख लो। हां, सीक्वेंस स्लाइड देखो। सबसे पहले देखो, सीक्वेंस स्लाइड देखेंगे सारे बच्चे। देखो, सबसे पहले मीजोफिल सेल में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज में। एनर्जी खर्च करके उसको कंपेनियन सेल में डाल देते हैं सुक्रोज को। एनर्जी खर्च करके सुक्रोज सीव ट्यूब में आ जाता है। किसमें आ जाता है? सीव ट्यूब में। ठीक है। उसके बाद नया सॉल्यूशन, नाउ सॉल्यूशन इन सीव ट्यूब हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन किसमें आ गया? सीव ट्यूब में, हाइपरटोनिक में। यहां पर वाटर पोटेंशियल घट गया। आप देखो खुद से, सीव ट्यूब में सुक्रोज आने से वहां हाइपरटोनिक हो गया। पानी कहां से आया है? जाइलम से। जाइलम से जब पानी आया तो क्या डेवलप हुआ? पुश डेवलप हो गया। उसने उसको कहां मूव कर दिया? मूव नियर सिंक। पूरी चीज को सिंक के पास मूव कर दिया। सुक्रोज को निकाल लिया हमने सिंक से। किसमें? इनटू सिंक निकाल दिया ना एक्टिवली। वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? इंक्रीज होगा बेटा। यहां गड़बड़ है, इंक्रीज होगा। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा इन सीव ट्यूब, क्योंकि सॉल्यूट मूव कर गया ना। सॉल्यूट मूव आउट हो चुका है और उसकी वजह से वाटर मूव बैक इनटू जाइलम। हाँ, नींद आ रही है? सो जा भाई, चुटकुले नहीं सुना सकता है ना। मेरा अपना यही तरीका है, मैं सीरियस पढ़ाऊंगा, मैं आपको गाने नहीं सुना सकता। हाँ, मैं गाने नहीं गाऊंगा, मैं चुटकुले नहीं सुनाऊंगा आपके लिए। क्यों सुनाओ भाई, पढ़ लो, है ना। नींद आ रही है तो पढ़ ले भाई, और क्या करो। ठीक है, मनोरंजन के लिए बेटा आपकी जीवन पड़ा हुआ है, वो कर लेना अगर डॉक्टर बन गए, नहीं तो आप मनोरंजन का पात्र बन जाएंगे। आप समझ लीजिए इस बात को, है ना, ये आपके लिए जरूरी है समझना। हाँ, क्लियर? हाँ, ये ठीक कर दिया मैंने, ये वाला। ठीक है, ठीक है, इधर आओ बेटा। एक एक्सपेरिमेंट ये है, देखो मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि प्लांट कैसे डिसाइड करता है कि मतलब कहां पे ट्रांसपोर्ट करना है। मान लो ये लीफ है, ये लीफ है, इस लीफ में सुक्रोज है, तो प्लांट में क्या होते हैं? प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। इस प्लांट ने सुक्रोज बना लिया, ये लीफ है यहां पर। इस लीफ को कैसे पता कि मुझे फ्रूट के पास खाना भेजना है कि इस लीफ के पास भेजना है? इस ए पॉइंट पर भेजना है कि बी पॉइंट पर भेजना है, ये कैसे पता? जिस पॉइंट पर कम खाना होगा, मतलब कम प्रेशर होगा। असल में क्या होता है, लीफ में मेरे पास फूड है, फूड की वजह से हाई प्रेशर होता है। फूड की वजह से यहां क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। और ये जो मेरे पास जैसे मान लो डिवाइडिंग सेल है, यहां पर लो प्रेशर होता है। यहां पर क्या होता है? लो प्रेशर होता है। मेरा पॉइंट यह है यहां पर आपको समझाने का कि प्लांट कैसे डिसाइड करता है मुझे कहां भेजना है। ये प्लांट कैसे डिसाइड करता है? लीफ। तो लीफ ये देखता है कि मेरे को इसको भेजना है कि इसको भेजना है पहले, या यहां से मुझे रूट में भेजना है जो कि सी पॉइंट है। तो ये देखता है कि जहां खाना ज्यादा कम है, मान लो रूट में बिल्कुल खाना नहीं है,
तो लीफ पहले इसे भेजेगी, रूट में खाना ठीक हो गया, फिर इसको भेज रही है, फिर क्या होगा, खाना एक्स्ट्रा हो गया, तब स्टोरेज के लिए भेजेंगे। तो ये कैसे डिसाइड होता है, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स। तो लीफ जो होता है वो हाईएस्ट प्रेशर पॉइंट होता है, उसके बाद सारे लो प्रेशर होते हैं, उसमें जो सबसे कम प्रेशर होता है उसकी तरफ जाता है। क्लियर है? हां, मतलब आपको मैं कैसे, मुझे बताओ, लीफ की आंख होती है, उसको कैसे पता खाना फ्रूट में भेजना है या कहीं भेजना है? मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। जो कवर करके खेती करते हैं ना, कवर करके मतलब ग्रीन हाउस में, उसमें बड़े बड़े टमाटर और बड़ी बड़ी शिमला मिर्च लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लीफ काफी बड़ी होती है। जितनी बड़ी लीफ होगी उतना ज्यादा खाना बनेगा और उतना ज्यादा वो फूड ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, किसमें, फ्रूट के अंदर। तो जब भी कभी बारिश होती है, आप देखते हो प्लांट्स में अच्छी लीफ आती है, अच्छी बड़ी लीफ होती है, इसी वजह से खाना ज्यादा बनता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह फिर भेजते हैं। क्लियर है ये चीज? हां, क्लियर। प्रेशर डिफरेंस पे याद रखो। आ जाओ बेटा, ये लास्ट चीज बता रहा हूं, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है। अब ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, सुन लो ध्यान से। दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग, 1 मिनट सुनोगे समझ आ जाएगा। आप कभी किसी प्लांट को देखें, मोटे ट्री को, ये स्टेम है बेटा, स्टेम का जो अंदर का पार्ट होता है ये डेड होता है। दिस पार्ट इज डेड, दिस पार्ट इज डेड। ये मेरे पास जाइलम है, जाइलम अंदर की तरफ होती है, और ये मेरे पास फ्लोएम है जो बाहर है। आप देख लो, दिस ट्यूब इज जाइलम, दिस वन इज जाइलम एंड दिस वन इज फ्लोएम। ये वाली ट्यूब फ्लोएम है। आपको क्लियर पता होना चाहिए। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट 2 चीजें प्रूफ करनी थी। पहला, कि फूड का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, जाइलम से होता है कि फ्लोएम से होता है। दूसरा, आपको यह प्रूफ करना था डायरेक्शन। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है क्या? प्रूफ ए, पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट, पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट, बी, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब फ्लोएम, और डायरेक्शन का मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब यूनिडायरेक्शनल, या सॉरी, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मतलब लीफ टू रूट कह रहा हूं। ये प्रूफ करता है। देखो कैसे, लास्ट चीजें देख लो। देखो हमने क्या किया, गर्डलिंग शब्द का मतलब क्या होता है? गर्डलिंग, गर्डलिंग वर्ड का मतलब होता है, देखो ये बाहर वाली ट्यूब फ्लोएम है, ये बाहर वाली ट्यूब क्या है बेटा, ये फ्लोएम है। दिस इज फ्लोएम, ये फ्लोएम है। हमने क्या किया, इस फ्लोएम को गोलाई में ऐसे काट लिया। मैंने इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे काट लिया है। तो मैंने क्या किया, ये फ्लोएम को काट दिया। देखो मैंने यहां पर क्या किया, ये फ्लोएम यहां पर एब्सेंट कर दिया। आप देखो जरा ध्यान से, मैंने यहां से फ्लोएम कट कर दी कि नहीं, आप खुद देखो ध्यान से। मैंने गोलाई में फ्लोएम काट दी है। तो मैंने क्या किया, गर्डलिंग में क्या रिमूव किया है, मैंने एक स्ट्रिप ऑफ फ्लोएम को कट कर दिया। स्ट्रिप ऑफ फ्लोएम को कट कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। मान लो मैंने फ्लोएम को काट दिया, तो आफ्टर फ्यू वीक ऑफ गर्डलिंग, वीक ऑफ गर्डलिंग, कुछ हफ्तों के बाद, गर्डलिंग के कुछ हफ्तों के बाद फ्लोएम में से खाना ऊपर से नीचे आएगा कि नहीं बताओ? यहां खाना इकट्ठा हो जाएगा, यह चीज स्वेल कर जाएगी। ये क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। स्वेल ड्यू टू फ्रूट, ड्यू टू फूड। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये स्टेम है, खाने की डायरेक्शन ये है। अगर आप ध्यान से देखो, खाने की डायरेक्शन ये है, ऊपर से नीचे आ रहा है। आपने क्या किया, इसको ऐसे काट दिया, ऐसे गोलाई में काट दिया। ऐसे गोलाई में काटने के बाद कुछ हफ्तों के बाद यहां फूल जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया है, आपके पास खाना इकट्ठा हो गया है। और अगर आप इस चीज को नहीं जोड़ोगे, अगर आपने ये पार्ट नहीं जोड़ा, अगर गर्डल पार्ट नहीं जुड़ा, गर्डल पार्ट नॉट रीजनरेटेड, नॉट रीजनरेटेड, तो रूट को खाना नहीं मिलेगा। रूट नॉट गेट फूड, नॉट गेट फूड, रूट को खाना नहीं मिलेगा, तो रूट डाइज फर्स्ट,
रूट मर जाएगी पहले, है ना, रूट पहले मर जाएगी। क्लियर हो गई बात? गर्डलिंग समझ आया मैंने क्या बोला? सुन लो ध्यान से। गर्डलिंग का मतलब है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम क्या कर रहे हैं, समझ लो ध्यान से, जिसमें मैंने फ्लोएम को ऐसे गोलाई में काट लिया है। जब मैंने फ्लोएम को गोलाई में काटा है, सुन लेंगे ध्यान से, जब मैंने फ्लोएम को ऐसे गोलाई में काट लिया है, यहां पर ऐसे काट लिया है, तो खाना ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्ट हो नहीं पा रहा है, तो यहां इकट्ठा हो जाएगा। अगर मैं इसे नहीं जोड़ूंगा तो कुछ टाइम के बाद रूट मर जाएगी। जब रूट मर जाएगी तो शूट भी मरेगी, ऊपर पानी जाना रुक जाएगा। रूट क्यों मर जाएगी? रूट में मान लो 20 दिन का खाना था, ऊपर से खाना आ नहीं रहा, वो चीज जुड़ी नहीं, तो रूट मर जाएगी। क्लियर है? समझ रहे हो? तो ये क्या बता रहा है? व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्शन इज लीफ टू रूट, लीफ से रूट की तरफ, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। ये दो बातें प्रूफ कर रहा है। एनसीईआरटी चेक करना, यही लिखा है। हां, पहले रूट मरेगी फिर शूट मरेगी। रूट में कुछ दिन का खाना है, ऊपर से आपने खाना बंद कर दिया उसका। क्लियर? हां, ये देखो जल्दी से, ये देख लो भाई, ऐसा थोड़ी है। कौन सा करेक्ट है? इनकरेक्ट करना है। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है इसमें से? देखें, जल्दी जल्दी करो, 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं, जल्दी करो, हो जाएगा, 5 मिनट बस। इनकरेक्ट बताओ जल्दी, देखें कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है। या हाइड्रिला लीफ शो स्ट्रीमिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलोंग विद, या कल के लेक्चर में कराऊं 15-20 मिनट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कल के लेक्चर में कराता हूं। पहले ये वाला एक तो देख ही लो। हाइड्रिला लीफ शो स्ट्रीमिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलोंग विद साइटोप्लाज्म, सही है। हाइड्रिला बेटा, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है ना, हाइड्रिला में लिखी हुई है, हाइड्रिला में लिखी हुई है, उसमें क्लोरोप्लास्ट घूम जाता है। सिम्प्लास्ट इज डाउन और अलोंग ग्रेडियंट, ये भी सही है। माइकोरिजा हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन, सही है। पाइनसिस, ये वाला गलत है, ऑब्लिगेटरी होता है। फोर्थ आएगा आंसर, फोर्थ आएगा, थर्ड नहीं आएगा। माइकोरिजा पाइनस में पानी और मिनरल दोनों के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है ना? रूट प्रेशर क्या है बेटा? इनकरेक्ट पूछा है। इसमें से इनकरेक्ट पूछा है, देखिए किसको पता चल रहा है, देखिए जल्दी करो। एक काम करो, आज चैप्टर तैयार करो, कल करेंगे क्वेश्चंस इसके, है ना। ये वाला क्वेश्चन और देख लो, रूट प्रेशर वाला। पॉजिटिव प्रेशर है, ये तो सही है, सेकंड ठीक है। सोल्यूट इज एक्टिवली एक्यूमुलेटेड इन रूट, सही है, ये जाइलम में एक्यूमुलेट करते हैं। रूट प्रेशर इज मेजर्ड व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लो। रूट प्रेशर कब मेजर करते हैं? जब ट्रांसपिरेशन लो हो। हां सही है, ये भी। हाई वाटर पोटेंशियल नहीं, लो होगा यहां पे, तभी तो पानी एंटर करेगा। हाई कैसे हो सकता है? लो होगा बेटा, फर्स्ट आएगा। रूट प्रेशर जब ट्रांसपिरेशन पुल कम होता है। 6 क्वेश्चन करेंगे बेटा कल हम लोग, लगभग 30-40 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, उसके लास्ट में जाके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आज आपको क्या दे रहा हूं? इसकी समरी दे रहा हूं, इसके नोट्स दे रहा हूं आपको, ठीक है, और एक वर्कशीट और दे रहा हूं आपको, उसको कंप्लीट कर लो। कल मैं मिनरल न्यूट्रिशन के साथ इसका एक असाइनमेंट दूंगा, वो वाला जो आपको मैंने बोला था ना, सक्षम वाला, वो असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, जिसमें 150-200 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 100 के ऊपर ही होंगे क्वेश्चन, वो मैं दे दूंगा आपको। कर लोगे? बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ, ये काम करना है भाई, आज तैयार कर लो इस चैप्टर को, पूरा पूरा पढ़ लो। जो भी डाउट होंगे कल भी ले सकते हैं चैप्टर के साथ। कल पहले लेक्चर पढ़ाएंगे आपको मिनरल न्यूट्रिशन का, उसके साथ ले लेंगे। भाई प्लीज पढ़ाई करो यार, उल्टी सीधे काम मत किया करो, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।